चलो नेक्स्ट पार्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है ना, देखो हम लोग अभी तक जितना भी पढ़ रहे थे वो लोग ऐसे पढ़ रहे थे। हाँ, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, मतलब वो हॉरिजॉन्टली जा रहा था, राइट। अब बस उसी ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली फेंकेंगे, दैट्स इट, कुछ डिफरेंस नहीं। बहुत सारे कंसेप्ट होंगे, वो मैक्सिमम सिमिलर होंगे, मैक्सिमम सेम फॉर्मूलाज होंगे। बस ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसे फेंकेंगे, ठीक है। इसमें हम 3 केस पढ़ेंगे, केस 1, केस 2, केस एक केस पढ़ेंगे जब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, बॉल को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, हवा में हम बॉल को लेके गए, हवा में एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर हमने बॉल को ड्रॉप कर दिया, वहाँ पे फिर हम लोग देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं। फिर एक केस देखेंगे जहाँ पे हम लोग ज़मीन से बॉल को फेंक रहे हैं, फिर वो हवा में जा रहा है, फिर वो वापस ज़मीन में आ रहा है, ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन इसे कहते हैं। ये दूसरा केस देखेंगे। और तीसरा केस है जब हम एक पर्टिकुलर हाइट के स्ट्रक्चर में खड़े होकर बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, फिर वो उस हाइट से फिर मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है और फिर वो वापस आ रहा है, तो मतलब दिस इज़ हाइट फ्रॉम हाइट टू ग्राउंड का मोशन, ठीक है। 3 केसेस हम लोगों को पढ़ने हैं। ओके, चलो। मोशन अंडर ग्रेविटी, अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अ नॉन यूनिफॉर्म कैसे, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, और ऑब्वियसली वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। देखो जब ये ऐसे ऊपर फेंकोगे तो ये धीरे 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 इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ पे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यहाँ पे मैक्स, राइट, फिर यहाँ पे जीरो। तो दिस इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है। इस पूरे इसके मोशन में जो है, पूरे इसके मोशन में जो जी है वो तो डाउनवर्ड लग रहा है और कांस्टेंट लग रहा है, राइट। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। ऑल इक्वेशन, जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़े थे 3, 4, 5, वो सारे इसमें वैलिड है। इट इज़ जस्ट एज गुड क्वेश्चन ऑफ मोशन विद कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ए की वैल्यू जी, ए यहाँ पे जी हो गया है जिसकी वैल्यू 10 होती है, 9.8 हम लोगों को पता है। और बस चलो, motion under gravity is an example of non-uniform motion with constant acceleration. Non-uniform motion, uniform acceleration, ये आंसर सही है। The ratio of distance traveled by a free falling body in the first, second, third and fourth second, ये तो हम लोगों को पता है, कुछ नहीं करना, बस ये नहीं सोचना कि अब इसमें कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं। जैसे हॉरिजॉन्टल में चल रहा था वैसे ही वर्टिकल में जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड में रेशियो क्या होता था, 1:3:5:7। यहाँ पे भी ये होगा 1:3:5:7, सेम, कुछ फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। What will be the ratio of distance moved by freely falling body from rest in fourth and fifth second? Fourth and तो 1:3:5:7:9, ये फोर्थ सेकेंड, ये फिफ्थ सेकेंड, 7:9। देखा कहता है 1989 का ऐसे क्वेश्चन उड़ते हैं, देख रहे हो। चलो, a stone falls freely under gravity. It covers distance h1 and h2 and h3 in the first 5 seconds, the next 5 seconds and next 5 seconds. मतलब h1 h2 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 h3, अगर हम 5 सेकेंड फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड रेशियो देखा तो इसका रेशियो होगा 1:3:5, राइट। द रिलेशन बिटवीन h1 h2 h3, हम लोग को रिलेशन निकालना है, ठीक है। h1 h2 h3 का रिलेशन क्या होगा, पहली बात तो उसको देख के पता चल रहा है कि 3 और 5 सिर्फ इस वाले में आ रहा है, बाकी इसी में 3 और 5 आने हैं, तो यही होगा। अगर हम लोग वैसे भी निकालना चाहें तो h1/h2 का रेशियो होगा 1/3, तो h1 इज इक्वल टू h2 को तो भेज दिया, h2/3 हो गया, h2/3, राइट। तो 2013 का क्वेश्चन हम लोगों ने उड़ा दिया। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग कुछ एक चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं कुछ फॉर्मूलाज हम यहाँ पे देखेंगे। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, हमने इसको ड्रॉप किया, ड्रॉप करते हैं मतलब u इक्वल टू 0। ड्रॉप का अगर लिखा हुआ है कहीं पे वर्ड ड्रॉप आ रहा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो हमने इसको ड्रॉप किया, अभी नीचे नीचे आता गया, यहाँ पे मान लो ज़मीन है, यहाँ पे आके ये वापस रुक जाएगा, राइट। मान लो इतना ये ड्रॉप हुआ, तो अगर हमको निकालना है कि ये फर्स्ट सेकंड में कितना चला होगा, फर्स्ट सेकंड में कितना चला, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², यही फॉर्मूला है। u तो 0 है तो s इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पे g हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो एक्सेलरेशन g है, इंटू 10 इंटू t²। 1 सेकंड का निकालना है तो 5 मीटर, मतलब ये 1 सेकंड में 5 मीटर चलेगा, ठीक है। अब हम लोग बता दो मुझे सेकंड सेकंड में कितना चलेगा, सेकंड सेकंड में चलेगा ये 15 मीटर, राइट, 1:3। थर्ड सेकंड में कितना चलेगा, थर्ड सेकंड में चलेगा 25 मीटर, और फोर्थ सेकंड में कितना चलेगा 1:3 नहीं 5, हाँ 1:3:5 35 मीटर, मान लो 35 मीटर 4 सेकंड में ये ज़मीन में पहुँच गया, ठीक है। तो इसने फर्स्ट सेकंड में कितना चला 5 मीटर, सेकंड सेकंड में 15 मीटर, थर्ड सेकंड में 25 मीटर, और फोर्थ सेकंड में 35 मीटर। लेकिन 1 सेकंड में कितना चला 5 मीटर, अगर 2 सेकंड पूछ ले तो कितना चला, 2 सेकंड में चला 20 मीटर।
अगर 3 सेकेंड में कितना चला, 3 सेकेंड में चला 45 मीटर, ऐसे समझिए ना। तो अभी इस चीज़ को याद रखना कि कभी भी हम लोग किसी भी बॉडी को अगर हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वो 1 सेकेंड में 5 मीटर ही चलता है। हम लोग ड्राइव भी इसको तुरंत कर सकते हैं, लेकिन इसको याद भी कर लो, तो एक क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग दर दर उड़ा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज भी हम ड्राइव कर सकते हैं कि मान लो हम लोगों को निकालना है कि इसकी हाइट कितनी है, ठीक है, कितनी हाइट से ये ड्रॉप हुआ है। तो हम लोग देखेंगे, मान लो एच हाइट से ड्रॉप हुआ है, तो एच हाइट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसे एच इज इक्वल टू यू टी तो ज़ीरो हो जाएगा, हाफ यू तो ज़ीरो है राइट, जी टी स्क्वायर, तो हाइट हाइट आ जाएगा, हाइट तो हम लोग इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। और अगर हम लोग को टाइम निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम लगा इसको नीचे आने में, तो ये हो जाएगा 2h/g अंडर रूट, राइट। एक ये फॉर्मूला आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट का, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये आ गया। और अगर हम लोगों को ये निकालनी है कि इसको हम लोग यहाँ से ड्रॉप किया, अभी जब यहाँ पे एकदम गिरने वाला था, गिरने से एक सेकंड पहले जब इसकी स्पीड, गिरने से एक सेकंड पहले जो इसकी स्पीड होगी वो मैक्सिमम स्पीड होगी राइट, तो वो स्पीड कितनी है हमको निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, ऐसे करेंगे हम लोग, थर्ड इक्वेशन लगा देंगे, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर तो ज़ीरो ही है, और 2g एस मीन्स हाइट, एच हाइट तो एच है, तो वेलोसिटी कितनी एकदम एंड में कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2gh वी मैक्स, समझ गया, मैक्सिमम वेलोसिटी। दो फॉर्मूले आ गए, और हाइट हम लोग ऐसे निकाल लेंगे राइट, इजी, समझ में आ रहा है। ये 3 फॉर्मूलेज हम लोगों को यहाँ पे याद रखने हैं, याद करने तो बहुत ईजिली है, मेरे को पता है मैं भी तुरंत टाइप कर लेगा बहुत ईजिली तरीके से। कौन कौन से फॉर्मूले हैं, एक टाइम ऑफ फ्लाइट का अंडर रूट 2h/g, एक हाइट का भी इसी से हम लोग निकाल लेंगे इसको इधर ट्रांसफ़र करके, वेलोसिटी मैक्सिमम या फिर वेलोसिटी एट द एंड जस्ट बिफोर फॉलिंग का 2gh, और यही बस पढ़ा ना हमने, और कुछ पढ़ा, हाँ तो बस यही तो फॉर्मूला है यहाँ पे मेन, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, समझ गया ना बेबी। इसमें यहाँ पे भी सर ने ये बताया कि 1 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 20 मीटर, 3 सेकंड में 45 मीटर, समझ गया। और यहाँ पे ड्रॉप हुआ है तो हाइट के 2 फॉर्मूले डिराइव किए हैं, एक ये और एक यहाँ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो टाइम है, देखो टाइम कितना, टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच, राइट। लेकिन जब हम लोग जैसे हम लोग जब भी ये केस लेते हैं ड्रॉपिंग का, तो हम लोग स्टैंडर्ड केस लेते हैं जहाँ पे हम लोग एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करते हैं, नेगलेक्टेड मानेंगे, एयर रेजिस्टेंस को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। तो ऐसे केसेस में ना जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे आप एक स्टील की बॉल फेंको या एक रबर की बॉल फेंको, दोनों सेम ही टाइम पे नीचे पहुँचेंगे, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट डज नॉट depend on mass, okay, time of flight does not depend on mass, time of flight is directly, but time of flight depends upon the height, under root of height, directly proportional to under root of the height, okay। चलो तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Two bodies, A of mass 1 kg, B of mass 3 kg are dropped from height of 16 and 25 मीटर। A को ड्रॉप किया है 16 मीटर से, B को ड्रॉप किया है 25 मीटर से। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन, अब यहाँ पे कोई बेवकूफ़ होगा बोलेगा ओ 3 वाला ज़्यादा भारी है, 3 जल्दी पहुँचेगा, पागल हो, ऐसा नहीं होता। हम लोग को तो पता है, हम लोग स्मार्ट है कि हम लोग का जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है, अंडर रूट ऑफ एच का, 2g भी लिख सकते हैं, 2g तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो अंडर रूट एच अपन अंडर रूट एच पी, राइट। और हाइट 16 15 और अंडर रूट निकालेंगे तो 4/5, रेशियो आ जाएगा 4/5, समझा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड एंड मूव्स 135 मीटर इन द लास्ट 1 सेकेंड ऑफ हिज जर्नी, देन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो ऑब्जेक्ट जो है उसको हमने ड्रॉप किया है u = 0, और फिर वो बोल रहा है कि लास्ट 1, इसका जो आखिरी सेकंड था जर्नी का, उसमें ये 135 मीटर चला, मतलब हम लोग को पता है ना फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर चलता है, सेकंड में 15 मीटर चलता है, थर्ड सेकंड में 25 मीटर चलता है। इसको बस 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो 28 27, नहीं थर्ड सेकंड में इतना चलता है, फोर्थ सेकंड में चलता है 1:3, 35 45 7। हम लोग इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, अगर आप बहुत ही आपको फॉर्मूला नहीं याद है, 1:3 से 5 करके हम लोग जहाँ तक जा सकते हैं जब तक इसका 5 इंटू जो भी आएगा जिस सेकंड का वो 135 में, तो वो सेकंड होगा। फिर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। मान लो हम लोगों के पास एस एन एथ वाला फॉर्मूला तो हमको याद है, एस एन एथ में मतलब क्या चल रहा है, 135 मीटर चल रहा है, राइट।
किस सेकंड में चल रहा है हम लोग को ये फाइंड करना है। यू तो 0 है और यू प्लस g/2 2n-1 ये फॉर्मूला होता है। तो 135 u 0 है, g 5 हो जाएगा और 2n-1 ये आएगा 27 2n-1 और इधर 28 एंड आ जाएगा 14। मतलब 14th सेकेंड में ये 135 मीटर चल रहा है। मतलब द टाइम ऑफ फ्लाइट इसकी कितनी है 14 सेकेंड्स, राइट 14 सेकेंड। एंड फाइंड हाइट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप। हाइट निकालना है तो हाइट का फॉर्मूला लोगों को पता है, हाफ GT²। टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हारे पास आ गया है तो G10 5 हो जाएगा 2 से डिवाइड होके और 14 का स्क्वायर बस इसको स्क्वायर कर देंगे आंसर आ जाएगा। ऐसे उन्होंने हाइट निकाल ली, सिंपल, समझो छोटू, ठीक है। ऐसे हम लोगों को दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पे एस nth का फॉर्मूला लग जाएगा u प्लस g/2a होता है, लेकिन यहाँ पे मोशन ग्रेविटी में g हो जाता है 2n-1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर फॉल थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स। अब यहाँ पे हो गया है लास्ट 2 सेकेंड्स में, वो लास्ट, ठीक है, लास्ट 2 सेकेंड। यहाँ पे हम बहुत ईजिली लगा सकते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट सेकेंड में 5 मीटर चलता है, सेकेंड सेकेंड में 15, थर्ड सेकेंड में 25, फोर्थ सेकेंड में 35, 1:3:4:5:7, राइट। इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से, इसको 5 से, इसको 5 से पास करेंगे तो हम लोग को हर सेकंड का वो हो गया। तो देखो अगर इन लास्ट 2 सेकंड का हम लोग को ऐड करना है तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ रहा है 60, और इसके बाद हम लोग कुछ भी ऐड करेंगे तो 60 से ज़्यादा ही आएगा। लेकिन हम लोग कौन से 2 क्वांटिटी का ऐड करके तो हम लोग को देखना है 40 आ रहा है। हम लोग जब सेकेंड और थर्ड सेकेंड का ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है 40, मतलब बोल रहे हैं लास्ट 2 सेकेंड ऑफ द जर्नी में 40 मीटर चल रहा है। तो मतलब इसका टोटल जर्नी कितने सेकंड की होगी, लास्ट 2 सेकंड तो सेकंड और थर्ड है, तो फर्स्ट 1 से लेके 3 तक 3 सेकंड की जर्नी होगी ना। 3 सेकंड लास्ट 2 सेकंड का ऐड करके 40 आ रहा है, तो लास्ट 2 सेकंड तो ये सेकंड और थर्ड है, तो लास्ट सेकंड थर्ड हो गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा 3 सेकंड। देखा कितना ईजिली आ गया। अब बस हाइट निकालनी है, हाइट तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, हाफ GT² 5 × 9, 3 का स्क्वायर 45। देखा कितना सिंपल है। मुझे नहीं पता सर ने कैसे किया, सर ने भी ऐसे किया है, हाँ सर ने भी ऐसे किया है, एमर स्टार का नाम देखें। ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h फ्रॉम ग्राउंड एंड फाइंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड वेलोसिटी। ये तो फॉर्मूलाज हैं, टाइम का √2h/g, v का √2gh ड्राइव कर चुके हैं हम लोग। अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट h, हाइट 20 मीटर, height drops a stone, assuming g is equal to the velocity with which it hit the ground, velocity with which it hit the ground। वेलोसिटी का हम लोगों को पता है √2gh। क्या फालतू क्वेश्चन। और देखो 2011 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं भी उड़ा देगा तू। 10 × 10 सॉरी आप इंटू 20 40 220 20 मीटर पर सेकेंड। देखा ऐसे उड़ाने हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball is dropped at t is equal to 0 and after 1 second second ball is dropped and after 2 second third ball is dropped, ठीक है। एक नहीं हम लोग अगर इसका डायग्राम बनाना चाहेंगे तो ये थर्ड बॉल है, ये सेकंड बॉल है और ये फर्स्ट बॉल है। ये 2 सेकंड चल चुकी है, ये 1 सेकंड चल चुकी है और ये थर्ड सेकंड जस्ट ड्रॉप हो रही है। एट आफ्टर 1 सेकेंड आर बॉल इज ड्रॉप्ड एट t is equal to 0, फर्स्ट बॉल ड्रॉप हुई। आफ्टर 1 सेकेंड 2 सेकंड के 1 सेकंड बाद, इसका तो इससे तो 1 सेकंड नहीं दूर है ना, 1 सेकंड बाद दूसरी बॉल ड्रॉप हुई, सेकंड बॉल, तो इससे 1 सेकंड पीछे है, सेकंड वाली ये फर्स्ट से। आफ्टर 2 सेकंड थर्ड बॉल, तो फर्स्ट से 2 सेकंड पीछे और सेकंड से 1 सेकंड पीछे, ठीक है। आफ्टर थर्ड 3 सेकंड फोर्थ बॉल इज ऑल्सो ड्रॉप। भाई गंवार है क्या यार, मेरे पास 3 ही बॉल होंगी। देखो 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4, तो ये 4 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 2 सेकेंड चली है, ये अभी जस्ट ड्रॉप हुई है, ठीक है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड बॉल व्हेन फोर्थ बॉल इज़ अबाउट टू फॉल। मतलब ये जस्ट ड्रॉप हो रही है, तो ये कितना चलेगी, 4 सेकंड में कितना चलेगी, ये 4 सेकंड में चलेगी 4 सेकंड में 16 रेशियो 1:2 4:9:16 16 × 5 80 मीटर इसने चला।
एंड फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड बॉल, सॉरी इसका निकालना, इन दोनों का डिस्टेंस का बिटवीन बताना है। थर्ड 3 9 9 to 5 45 मीटर ये चली है, और ये 4 × 5 20 मीटर, मतलब 25 मीटर, 25 मीटर इनके बीच का डिस्टेंस है। समझा छोटू, कितना ईजी है। देन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड बॉल, देखा कितना ईजिली है, आपको समझ में आया ना। देखो आपको शायद समझ में को आया होगा, प्रिटी श्योर, लेकिन फिर मैं समझा रहा हूँ एक बार। रेशियो हम लोग को पता है ना, 1 सेकेंड का, 1 सेकेंड का, 2 सेकेंड का, 3 सेकेंड का, 4 सेकेंड का, 1:4:9:16:25, और एक सेकंड में कितना चलता है बॉल, मोशन ग्रेविटी में 5 मीटर, राइट। 1 बॉल, इससे एक सेकंड ऊपर 2 बॉल, इससे एक सेकंड ऊपर 3 बॉल, इससे एक सेकंड जस्ट ड्रॉप हो रही है 4th बॉल। हम लोग को ये चल चुका है 4 सेकंड, ये चल चुका है 3 सेकंड, ये चल चुका है 2 सेकंड, और ये जस्ट अभी ड्रॉप हो रहा है। हम लोग को डिस्टेंस निकाली है इन दोनों के बीच की। तो ये 3 सेकंड में कितना चलेगा, 3 सेकंड में, थर्ड का रेशियो कितना होता है 9, 9 × 5 चलता है एक सेकंड में, 45 मीटर ये चला है। और सेकंड वाले कितने चला होगा 4 × 5 20 मीटर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया 25 मीटर, 25 मीटर आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, water drop is falling in a regular interval, incomplete क्वेश्चन लिखा हुआ हटाओ, अच्छा ये है ना, ये कंप्लीट क्वेश्चन 1995 का क्वेश्चन। वाटर ड्रॉप इज़ फॉलिंग एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम अ टैप। वाटर ड्रॉप एक टैप है, यहीं पे करते हैं ना, ये और अच्छा सा खाली स्पेस है, एक टैप है, किसी की बिचिंग कर रही है। वाटर ड्रॉप इससे वाटर ड्रॉप्स फॉल हो रहा है, टैप विच इज़ 5 मीटर अबव, ये 5 मीटर अबव है ग्राउंड से। मान लो यहाँ पे हमारा ग्राउंड है। द थर्ड ड्रॉप इज़ लीविंग, थर्ड ड्रॉप लीव कर रही है एट द इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टचेज द ग्राउंड। फर्स्ट ड्रॉप ने टच कर दिया, थर्ड ड्रॉप जस्ट अभी निकल रही है लीविंग द ग्राउंड। हाउ फार अबव द ग्राउंड इज़ द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। तो हम लोगों को ये तो पता है कि ये जो टोटल इसकी डिस्टेंस है ये है 5 मीटर, ठीक है। हम लोगों को देखना है कि सेकेंड ड्रॉप कहाँ पे, हाउ फार अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड भी यहाँ पे एक जगह तो हम लोग को ये डिस्टेंस निकालनी है, अबव द ग्राउंड से सेकेंड वाली कितनी दूर है। हम लोग को ये पता है कि 1 मतलब ये कितना चलेगा, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड में कितना चलेगा x, ये दूसरे सेकंड में कितना चलेगा 3x रेशियो, टोटल 4x। तो मतलब 4x का रेशियो, अब कितना भी x में कितना भी चल दे, लेकिन 4x का रेशियो है, 4x का रेशियो इज इक्वल टू 5 मीटर है, राइट। x से कितना हो जाएगा 1.25, मतलब एक 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 सेकेंड में 1.25 चल रहा है। फिर तो वो चल रहा है ना आगे, आप ही का मैसेज आ गया, शिट यार, मैं अब रिकॉर्ड करके दूँ, मैं रिप्लाई यार ठीक है, मेरी हार्ट रेट भी तेज़ हो गई है। 1.25 आ गया, और फिर पॉज ही करना पड़ेगा। तो आपका मैसेज हमने देख लिया, अब आप थोड़ी देर के लिए गायब हो गए। आई थिंक समथिंग इज़ गॉन वेरी रॉन्ग, जो हम डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। बट देखो ऐसे सिचुएशंस में भी मुझे कंटिन्यू करना पड़ता है। अब देखो मेरा पढ़ाने का मन नहीं है ना, ऑब्वियसली, मतलब ऐसा तो हो गया, क्या हो गया है, अभी थोड़ी देर के लिए गायब हो गया वो। यही वाला लेक्चर हमारा 40 वाला, घर आ गया हो चलो। तो मैं फिर से समझाता हूँ। एक टैप है, वो रेगुलर इंटरवल में पानी की ड्रॉप्स छोड़ रहा है, और इसमें 3 ड्रॉप, ये टैप जो है 5 मीटर ऊपर है ग्राउंड से, और इसमें 3 ड्रॉप छोड़ी। जब इसका थर्ड ड्रॉप टच हो रहा है, तब इसका फर्स्ट ड्रॉप जो है इसका ग्राउंड टच कर रहा है, तब इसका थर्ड ड्रॉप छोड़ रहा है। तो मान लो अगर हम लोगों को निकालनी है ये जो हम लोगों को निकालनी है सेकेंड ड्रॉप की डिस्टेंस नीचे से, ठीक है, हम लोग निकालनी है सेकेंड ड्रॉप की डिस्टेंस। मान लो ये वाली इतनी डिस्टेंस जो है वो x है, मान लो फर्स्ट से सेकंड की। तो सेकंड से थर्ड की कितनी, मतलब फर्स्ट सेकंड में जितना चला इसने, सब इक्वली डिस्टेंस इक्वली टाइम में ट्रैवल कर रहा है। फर्स्ट सेकंड में जितना इन्होंने चला वो मान लो डिस्टेंस x है, तो सेकंड सेकंड में कितना चलेगा, हम लोग को पता है सेकंड में 3x, तो मतलब जो 4x टोटल है इज इक्वल टू 5 मीटर होगा। तो x वन साइड में कितना चल दिया 1.25 मीटर, x का आ गया 1.25 मीटर। यहाँ पे आप जल्दी से ऑप्शन देखोगे 1.25 में क्लिक कर दोगे, वो आ गया। नहीं, हम लोग को फ्रॉम द हाउ फार अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से लेवल देखना है सेकंड वाले का, तो ग्राउंड से 3x है, ठीक है, बहुत ख्याल रखना। 3.75 मीटर आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं पॉज लूँगा, अब मैं थोड़ा सा
Next question. A particle is dropped under gravity from rest from a height h and it travels a distance 9h by 25 in last second. The height h is. एक पार्टिकल है, उसे ड्रॉप किया गया है, ठीक है, और ये लास्ट सेकेंड में ये चल रहा है 9h/25 डिस्टेंस, और टोटल कितना है h, मतलब इसने लास्ट सेकेंड के पहले कितना चला है h माइनस 9h/25 विच इज़ 16h/25, राइट। और लास्ट सेकेंड के पहले मतलब टोटल टाइम अगर t है तो ये जो 16h/25 चला है ये चला है t-1 सेकेंड में, राइट, टोटल टाइम माइनस टी। द हाइट h हम लोग को निकालनी है हाइट h, तो हम यहाँ पे दो इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है। मान लो एक तो पूरा इक्वेशन की हाइट h थी और u0 है तो हाफ g t², टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। एक इक्वेशन बनाते हैं हम यहाँ तक की, हाइट इसने चली है 16h/25 और हाफ g t-1², दो इक्वेशन बनी यहाँ तक की, ठीक है, राइट। हाइट अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये कट गया, ये कट गया, तो आएगा 25/16 t-1 होल स्क्वायर। अगर इसको रूट करते हैं तो 5/4 t-1 5/4, तो अगर इधर इसको इधर ले जाए तो 5t-5 इज इक्वल टू 4t, इसको इधर ले जाए तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड आ गया और हाइट आ जाएगा। अगर टाइम आ गया तो हाइट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू हाफ g t² करके हम लोग टाइम निकाल लेंगे, समझा। दो इक्वेशंस बना लेंगे हम लोग इसकी। अगर यहाँ से ड्रॉप किया हुआ है तो एक लास्ट सेकेंड में अगर 9h/25 चल रहा है तो लास्ट सेकेंड के पहले कितना चला होगा, जितना भी टाइम लिया उसमें चला होगा 16h/25 h माइनस 9h/25, और अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t है और लास्ट सेकेंड में इतना चल रहा है तो उसके पहले कितना चला होगा t-1 सेकेंड। तो हम लोग दो इक्वेशन बना लेंगे, एक पूरा यहाँ से, एक पूरा इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक की, और एक यहाँ से यहाँ तक की, दो इक्वेशन बना ली हमने, और फिर दोनों को डिवाइड करके हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया, समझा, ईजी। अब यही सेम टू सेम क्वेश्चन ये है जो इसका है, ये आप होमवर्क में खुद से सॉल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, ये जगह क्वेश्चन है। अ बॉडी स्टार्ट्स falling from height h and travels distance h/2 during the last second of the motion, then find time of flight। ये क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये, उसी फॉर्मूला में बेस्ड हम लोग फॉर्मूला पढ़ा था, t/1 का रेशियो ऐसा कुछ होता है 1:√2.1 s/√3 माइनस √2 माइनस √3, ऐसे कुछ फॉर्मूला में रेशियो पढ़ा था ना टाइम फ्लाइट का, उस पर बेस्ड है। हम लोग के नीट में ये नहीं आता, हम लोग को सिर्फ रेशियो याद करना होता है, और ये इतना रिलेवेंट नहीं है, फॉर्म को टफ भी है काफ़ी। हम लोगों ने वो वाला ग्राउंड वाला केस खत्म हो गया, केस 1 खत्म हो गया, हम चल रहे हैं केस 2 की तरफ। केस 2 क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, मतलब यहाँ से फेंक रहे हैं, फिर ये ऊपर जा रहा है और फिर वापस लौट के वापस ग्राउंड में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग ये वाला केस पढ़ रहे हैं और इस पर बेस हम लोग फॉर्मूलास पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे क्या होगा ना, अब हम लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं, जैसे हम लोगों ने मोशन फॉलिंग वाला मोशन पढ़ा ना, फ्री फॉलिंग, तो उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट था क्या था, हम लोगों ने डेरिवेशन लिखा था √2h/g, और वेलोसिटी का फॉर्मूला था √2gh। यहाँ पे कुछ नए फॉर्मूले होंगे, यहाँ पे भी हम निकाल सकते हैं, ड्राइव भी कर देता हूँ, v² माइनस u² 2gh, ये हाइट है मान लो। तो यहाँ पे तो वेलोसिटी इसकी हम लोगों ने u से फेंका, लेकिन इसकी फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, ग्राउंड में छू जाएगा, राइट, तो ये तो कट गया। तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट आएगी वो आएगी u²/2gh, मतलब ये जिस मैक्सिमम हाइट तक गया है दैट इज़ h=u²/2gh। इसको हम लोगों को फालतू ड्राइव नहीं करना, रटना है। ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन में h मैक्स का फॉर्मूला होता है u²/2g, h=u²/2g, ठीक है। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ आने में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g। अगर आधा देखेंगे यहाँ से यहाँ जाने में तो आधा होता है u/g, टोटल होता है 2u/g, ठीक है। ऐसे गया, ऐसे आ गया। और एक चीज़ नोटिस करना, अगर ये बंदा जितना डिस्टेंस इतना यहाँ पे चलेगा एक साइड में, उतना ही डिस्टेंस यहाँ चल के भी आएगा एक साइड में, ये याद रखना, क्योंकि हम लोग फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो जितना यहाँ पे मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचा, ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पहुँचने में भी इतना ही इसको टाइम लगा होगा और इतना ही इसने डिस्टेंस चला होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ पहुँचा, ये यहाँ से यहाँ भी इसने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ से यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से यहाँ भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो अगर ये बंदा यहाँ पे पहुँचा मैक्सिमम हाइट में थी, यहाँ तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई,
तो यहाँ पे तो अब ये वापस यहाँ से जब नीचे गिरेगा तो ये तो वापस फ्री फॉलिंग वाले केस 1 में आ गया। तो अब यहाँ से यहाँ इसने 1 सेकंड में कितना चला, 5 मीटर चला होगा, तो इसने लास्ट सेकंड में भी 5 मीटर ही चल के ऊपर आया। 3 सेकंड में कितना चला होगा, 2 सेकंड में 20 मीटर, तो ये 20 मीटर ही चल के ऊपर आया, 20 मीटर, समझा। इस लॉजिक से हम लोग को खेलना है, ये लॉजिक लगाना है। और 2 फॉर्मूलाज है, एच मैक्स इज इक्वल टू u²/2g और टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g। ओके, चलो। Object is projected with speed 40 meter per second and 60 meter per second respectively. Then find the ratio of distance in the last second of upward journey. Last second of upward journey का जो distance है that is equal to the first second of the downward journey. Right छोटो बहन, वो नहीं लॉजिक देखा। Last second of the upward journey का जो distance है that will be equal to first second of the डाउनवर्ड जर्नी। आप ये इस बॉल को कितनी भी स्पीड से फेंका हो, 40 से फेंके, 60 से फेंके, 100 से फेंके, यहाँ जाके तो इसका ज़ीरो ही होना है, यहाँ जाके तो ज़ीरो ही होगा ना मैक्सिमम हाइट में। फिर तो ये फ्री फॉलिंग करेगा, तो फ्री फॉलिंग करेगा तो चाहे इसको 100 से फेंका, 200 फेंका, ये अपने फर्स्ट सेकंड में तो 5 ही मीटर चलेगा। अगर फर्स्ट सेकंड में यहाँ पे 5 मीटर चल रहा है तो इतना ही चढ़ के ऊपर भी आएगा लास्ट सेकंड में। तो दोनों का रेशियो हम लोग देखेंगे, अगर डिस्टेंस है लास्ट सेकंड का तो दोनों का रेशियो 5-5 ही आएगा, समझा। 1:1 समझो छोटू। यहाँ पे भी सेंड नहीं किया, देखो दोनों अगर कितनी भी स्पीड से फेंक दो, मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी इनकी ज़ीरो, तो वेलोसिटी इनकी ज़ीरो गई तो ये अब डाउनवर्ड में फर्स्ट सेकंड में तो 5 मीटर ही चलेंगे, और जितना फर्स्ट सेकंड में डाउनवर्ड में चलता है उतना ही लास्ट सेकंड में अपवर्ड चढ़ के आता है, क्योंकि हम लोगों ने ए फिक्शन एलर्ट किया है। तो ये आइडियल केस यही होता है। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट मीटर में 5 मीटर नीचे उतरे हैं तो फर्स्ट लास्ट सेकंड में 5 मीटर ऊपर चढ़ के आए होंगे, तो 5 मीटर दोनों का डिस्टेंस 5 मीटर, तो रेशियो 1:1 हो गया। ओके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 balls of different masses are thrown vertically upward with the same speed. They will pass through their point of projection in the downward direction with same speed. करेक्ट। यही बोलते हैं ना कि जितना स्पीड से यहाँ पे फेंका था, यहाँ जितनी स्पीड से क्रॉस किया, यहाँ पे भी उतनी स्पीड से क्रॉस करेगा, उतना ही टाइम लेगा। यहाँ पे अगर 2 सेकंड का था तो यहाँ भी अगर ये इतना चढ़ने में इसने 2 सेकंड लिया था तो इतना चढ़ने में भी इसने 2 सेकंड ही लेगा, और इतना ही डिस्टेंस चलेगा और इतना डिस्टेंस लेगा, राइट। 2 balls of different masses are thrown vertically upward with the same speed. They will pass through the point of projection in the downward direction with the same speed. Correct. The maximum height and the downward velocity attained at the point of projection are independent of the mass of the ball. Correct. Maximum height और height हम लोग को पता है, आइडिया इसमें मास पे डिपेंड नहीं करता, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया था। कुछ भी चीज़ मास पे डिपेंड नहीं करती आइडियल केस में। कहाँ पढ़ लिया था हमने, यहाँ पे डज नॉट डिपेंड ऑन मास। आइडियल केस में कुछ भी चीज़ मास पे डिपेंड नहीं करती है। जो बोथ आर करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी सही है। इसी रीज़न से अगर मास पे डिपेंड नहीं करते इसलिए आइडियल केस, इसलिए दोनों सेम जा रहे हैं, सेम आ रहे हैं, सेम टाइम ले रहे हैं, सेम वेलोसिटी वगैरह वगैरह। अब आ गया बॉल इज़ प्रोजेक्टेड विद स्पीड। अब ये बड़ा सा क्वेश्चन है, हम लोग इसको एक ये वाला होमवर्क करना, एक मैं आपको ये वाला सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसमें सारे फॉर्मूलेज डिवाइस हो जाएंगे, सारे कंसेप्ट पता चल जाएंगे हम लोग को। बॉल इज़ प्रोजेक्टेड, ठीक है, बॉल इज़ प्रोजेक्टेड विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। पहली चीज़ का निकालनी एच मैक्स। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, u²/2g। स्पीड ऑपरेशन दिया हुआ है 40 स्क्वायर 1600 डिवाइड बाई 2 × 10 कट 80 मीटर आ गया एच मैक्स, ठीक है। फर्स्ट चीज़ हमने निकाल ली। सेकेंड चीज़ क्या निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट बोला तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है, 2u/g। ये दिया है 80/10 8 सेकेंड आ गया, ठीक है, ये भी निकल गया हमारा। नेक्स्ट इज़ टाइम अपवर्ड, इतना जाने का, बस यहाँ से अपवर्ड जाने का टाइम आधा कितना होता है, u/g। यू कितना दिया हुआ है 40/10 4 सेकेंड, टाइम अपवर्ड लगेगा 4 सेकेंड, ठीक है। ये भी आ गया हमारा। अब आ गया हम लोग का स्पीड आफ्टर 5 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। और पहले हम लोग देखेंगे कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसने अपवर्ड जर्नी में जाने में कितना लगा था, 4 सेकेंड। अब 4 सेकंड के बाद ये वेलोसिटी ज़ीरो, अब ये फ्री फॉल में आ गया। तो 5वें सेकंड और 6ठे सेकंड में हम लोगों को इसकी वेलोसिटी देखनी है, ठीक है। 5वें सेकंड और 6ठे सेकंड की हम लोगों को इसको वेलोसिटी देखनी है। तो हम लोगों को ये डिस्टेंस तो पता है 5 मीटर, और 6ठे सेकंड में कितना चला होगा 20 मीटर, और इस पर्टिकुलर सेकंड का देखा तो 15 मीटर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग इसकी वेलोसिटी निकालनी होगी तो v निकालनी होगी, तो u तो ज़ीरो हो गया, v² - u², u 0 2g 10 s 5 मीटर, ठीक है। 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, v² है, v कितनी आ जाएगी 10 मीटर, तो मतलब 5 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर। सेम अगर हम निकालना चाहे 6 मीटर का, 6 सेकेंड का,
तो 6 सेकंड का हम लोग निकालेंगे वी स्क्वायर इजिकल टू 2g10 इस कितना है टोटल कितना चल दिया 20 मीटर। तो 40×400 वी स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे तो आ जाएगा 20 मीटर। 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 10 है, 6 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 20। समझे छोटू? ऐसे सारे फार्मूला से हम लोग को खेलना है, समझना है क्वेश्चन, ऐसे फार्मूला से खेलना है। डिस्टेंस इन 6 सेकंड, 6 सेकंड में इसने 20 मीटर मतलब डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस देखना, डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस, मतलब नीचे से ऊपर इसने फेंका है और फिर 6 सेकंड बाद ये यहाँ पे पहुँच गया, 4 सेकंड में तो ऊपर पहुँच गया और फिर 2 सेकंड इसने नीचे गया, लेकिन डिस्टेंस है इसलिए ऐड होगा। तो ऊपर जाने में मैक्सिमम हाइट कितनी हम लोगों ने 80 निकाली थी, 80 से चला और फिर 20 मीटर और चला है 6 सेकंड में तो 100 मीटर। डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो 80 चला फिर 20 चल गया नीचे तो माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 80 माइनस 20 60। एवरेज स्पीड इन 7 सेकेंड, एवरेज स्पीड इन 7 सेकेंड, ये दोनों अभी हम करते हैं। अभी हम ले लेते हैं डिस्टेंस मूव इन 8 सेकेंड, 8 सेकेंड मतलब 5th सेकेंड में कितना चला था 5 मीटर, 6 सेकेंड में 15 मीटर, 7th सेकेंड में 25 मीटर और 8th सेकेंड में 7 × 5 35 मीटर, 35 मीटर। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों क्वेश्चन में आते हैं। एवरेज स्पीड वाला निकालना है 7 सेकेंड में और एवरेज वेलोसिटी निकाली हम लोगों को 5 सेकेंड में। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला है इसने 7 सेकेंड में, 7 सेकेंड में पहले तो 4 सेकेंड में ऊपर गया 80 चल दिया और एवरेज स्पीड और डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट आएगा और फिर 7 सेकेंड में 5 6 7 1:3:5 5:5 25 25, ये थोड़ा सा गलत हो गया 1 जस्ट 7 सेकेंड टोटल लेना है, सॉरी 7 सेकेंड टोटल लेना है। तो 5 6 7 3 सेकेंड चला है मतलब 1:3:9 9 × 5 45 45 80 प्लस 45 125 मीटर टोटल डिस्टेंस है 7 सेकंड में, ये आ गया रेशियो। अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी का निकालना 5 सेकंड में तो डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट लेंगे, 4 सेकंड में तो ऊपर गया 80 मीटर और फिर उसके बाद 1 सेकंड में तो नीचे आया तो माइनस होगा, तो 75 मीटर डिस्प्लेसमेंट और टाइम लिया 5 सेकंड, 75/5 इसकी एवरेज वेलोसिटी हो गई। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब ये सेम एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन ये नीचे है, इसको आप करोगे एज अ होमवर्क। ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ फाइंड करनी है, इसका होमवर्क ऐसा करोगे। चलो, इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट 30 सेकेंड्स ऑफ इस एसेंट, एसेंट इज ऊपर जाना, डिसेंट इज नीचे आना। लास्ट सेकेंड ऑफ इस एसेंट में कितना चला होगा, जितना फर्स्ट सेकेंड ऑफ डिसेंट में चला होगा, फर्स्ट सेकेंड ऑफ डिसेंट में कितना चलता है डिस्टेंस एस एच इज इक्वल टू यू, तो 0 हो जाता है यहाँ से u0 12g_t²। Next is object is projected with 80 meter per second, then find average speed and velocity in 8 सेकेंड। तो अगर हम लोग 80 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया है तो उसको टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग निकाले, तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा इसको, t=u/g, u कितना 80/10 8 सेकेंड, मतलब 8 सेकेंड में ये अपने टॉप पोजीशन में पहुंचेगा और 8 सेकेंड में ही हम लोग को निकालना भी है। तो मतलब ये सिर्फ ऊपर जा रहा है नीचे नहीं आ रहा। तो इसमें जो एवरेज स्पीड है जिसमें डिस्टेंस यूज़ होता है, एवरेज वेलोसिटी है जिसमें डिस्प्लेसमेंट यूज़ होता है, वो दोनों सेम ही होगा, इसमें बैकवर्ड मोशन तो हुआ ही नहीं, तो दोनों का सेम वैल्यू आएगी। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना चला है, मैक्सिमम हाइट के बराबर। एच मैक्स का फॉर्मूला होता है u²/2g, u स्क्वायर होंगे 80×80/2g, 2 × 10 कट 4 320 बस। तो टोटल डिस्टेंस 320, टोटल टाइम 8, एवरेज स्पीड कितना आ गया 320/8 40 मीटर पर सेकेंड। समझो छोटू, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो, a ball is thrown upward with speed इतना, then find average velocity of upward journey and speed at the half of the maximum height। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द अपवर्ड जर्नी तो आप खुद से निकालोगे, बिकॉज ये सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, अपवर्ड जर्नी में कितना मैक्सिमम हाइट तक इसकी एवरेज स्पीड कितनी रही है। देन स्पीड एट द हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, स्पीड एट द हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट मतलब मैक्सिमम हाइट से जब ये नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है तो हम लोग नीचे वाले केस कंसिडर करेंगे क्योंकि ईजी होता है, यहाँ पे u0 हो जाता है। जब ये मैक्सिमम हाइट में रीच करके नीचे आ रहा है तो इसकी हम लोग को स्पीड बतानी है हाफ मिड में, वी मिड, कैसे हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट h/2 में, तो वी मिड का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था छोटू, याद करो, शॉर्टकट v² + u²/2, राइट। u तो 0 हो गया, u0 v बस लेंगे तो v आंसर आ जाएगा, वी मिड कितना होगा v√2। v की वैल्यू हमको निकालनी है, v की वैल्यू कितनी आएगी, v की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, आप खुद से निकालोगे, मैं नहीं बताऊँगा।
v की वैल्यू आप निकालोगे, जैसे यहाँ से इसको 40 मीटर पर सेकंड से निकाला था, तो इसकी मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं h=u²/2g से। और जितना हाइट आएगी उसके v की वैल्यू क्या होगी, v=√2gh। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट की वैल्यू पुट करोगे तो v आ जाएगा, फिर इसको निकाल के v मिनट का आंसर आ जाएगा। ये आपको खुद से सॉल्व करोगे, आपसे हो जाएगा, आई नो। अगर नहीं आया तो जो भी डाउट हो कॉपी में साइड में लिखते जाओ, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पेज, ये वाला टाइम, ये वाला जहाँ पे भी डाउट हो ये बताते जाना, ठीक है। बॉल इज प्रोजेक्टेड विद 70 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड एंड 10 सेकेंड। 10th सेकेंड और 10 सेकेंड तो हम लोग पहले देखेंगे बॉल को ऊपर जाने में कितना टाइम लगा। 70 मीटर पर सेकेंड से फेंका तो मतलब 70/t=u/g, ऊपर जाने का तो 7 सेकेंड, मतलब 7 सेकेंड में ये टॉप हाइट में पहुँच चुका है, ठीक है। मतलब अब ये नीचे भी आ रहा है, 10 सेकेंड में निकालना तो मतलब 10 आ रहा है, तो 10 सेकेंड में से ये 3 सेकेंड नीचे आया, ठीक है। तो हम लोग को निकालनी है 10 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड, मतलब 7 सेकेंड तक तो पहुंचा, फिर 1 2 3 सेकेंड इस नीचे आया, तब जाके ये 10 सेकेंड में पहुंचा, ठीक है। 10 सेकेंड का टाइम इंटरवल हुआ तो 10 सेकेंड में पता चलेगा 1x 2x, बिकॉज यहाँ से तो 0 हो गया, तो हम लोग नॉर्मल फ्री फॉल वाला लॉजिक लगाएंगे। 1x 3x 4x 1x 3x 5x, तो 5x तो 10th सेकेंड में कितना चलेगा 5x, एक सेकेंड में कितना चलता है 5 मीटर, तो 10th सेकेंड में 25 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट 10 सेकेंड में कितना होगा, टोटल कितना हाइट एच मैक्स कितना गया है हम लोग निकालेंगे। u²/2g 70 × 70 2g 2 × 10 कट 35, आंसर आ जाएगा 245 मीटर, एच मैक्स 245 मीटर। और फिर ये नीचे आ रहा है 3 सेकेंड नीचे आया, तो 1:4:9, 9 × 5 45 मीटर माइनस डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर। अरे छोटू, डिस्प्लेसमेंट माइनस 45 मीटर, 10 सेकेंड का 7 सेकेंड ऊपर गया, फिर 3 सेकेंड नीचे आया, तो 3 सेकेंड का हम लोग 3 सेकेंड का हम लोग निकालेंगे, तो 1:4:9 और सेकेंड में 5 मीटर, तो 9 × 5 45 मीटर इधर चल दिया, और 200 मीटर इधर, 245 मीटर इधर चला था, तो 45 मीटर माइनस करके डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया 200 मीटर, ठीक है। चलो, a ball is projected up with its position at 7 second and 11 second is same, then find velocity of projection and the maximum height। 7 8 9 7 8 9 11 7 8 9 11 10 9, बीच में 9 आ रहा है, नोटिस किया। 7 8 9 11 10 9, तो मतलब ये 9 सेकंड लग रहे हैं इसको यहाँ ऊपर आने में। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 9 सेकंड ऊपर 9 सेकंड नीचे, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 18 सेकंड। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकालनी है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u/g 18, ये इधर जाएगा 180 हो जाएगा, ये 90, टोटल प्रोजेक्शन की स्पीड कितनी होगी 90 मीटर पर सेकेंड। और मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो एच मैक्स u²/2g, इस u की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, समझा, आंसर आ गया। समझ छोटू, ऐसे हम लोग को लॉजिक लगाना है, ऐसा नहीं हर चीज़ का फॉर्मूला है। यहाँ पे हम लोगों ने लॉजिक लगाया कि 7 सेकंड में यहाँ है, 11 सेकंड में यहाँ है, तो इसके बीच में कहीं पे ये मैक्सिमम हाइट पे पहुँच रहा होगा, तो इससे 1 सेकंड ऊपर गया, इससे 1 सेकंड ऊपर गया, फिर दोनों कॉमन आ रहा है 9 9 9 9, तो ये मतलब 9 इज़ जहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट में पहुँच रहा है, ओके। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अप विथ यू, इट्स हाइट एट 3 सेकंड एंड 11 सेकंड इज सेम, देन फाइंड यू एंड दैट ऑफ हाइट। अब देखो यहाँ पे या तो आप इस लॉजिक से जा सकते हो कि दोनों लिखो 3 सेकेंड 13, फिर 4 12 5 11 6 10 7 9 8, 8 पे दोनों कॉमन आ जा रहा है, तो 8 इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट ऊपर जाने का। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 16 सॉरी, 8 + 8 16। देन अगर यहाँ पता है, आई थिंक मतलब आप ऐसे भी निकाल के एक बार चेक कर लेना, लेकिन हम लोग को आई थिंक ऐसा होता है कि नहीं, ये जो दो टाइम ऑफ फ्लाइट होते हैं ना, इन दोनों का सम ही ये शॉर्टकट है, सम होता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। 3 × 13 16 सेकंड का, ऊपर भी देखोगे ना, 7 × 11 इन दोनों का सम करोगे तो 18 सेकंड, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 18 ही आया था हमारा निकालने के बाद, राइट। तो इन दोनों का सम ही होता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, 3 × 13 16 सेकंड, तो ये शॉर्टकट है, याद रखना। नहीं तो आप पहले इससे वेरीफाई भी कर लेना, इसमें आई एम नॉट श्योर कि ये शॉर्टकट है कि भी नहीं, मतलब ये वैलिड है कि भी नहीं, हमेशा सही होगा कि नहीं, तो एक बार इससे निकाल के एक बार चेक कर लेना, और इससे भी चेक कर लेना, दोनों से मैच हो गया तो मतलब सही आता है, ओके, दोनों मतलब सही टाइम ऑफ फ्लाइट में। Ball is projected up with 55 second. Find the distance traveled by the ball in 6 second। या छोटो, ये तो अब आप कर ही सकते हो। 55 सेकंड में है तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऊपर जाने का u/g, तो 5.5 सेकंड में ऊपर पहुंचा है, तो मतलब सिर्फ 0.5 सेकंड ही नीचे डिसेंड करा है। 1 सेकंड में 5 मीटर चलता है, 0.5 सेकंड में 2.5 मीटर। आंसर, चलो आगे चलो, इजी क्वेश्चंस।
A ball is dropped from height h and takes time t to reach the ground. Find position of the ball from ground t. बॉल ड्रॉप हो रही है h टाइम हाइट को t सेकेंड लेती है तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर इतना लेती है. हम लोग देखते हैं फाइंड पोजीशन ऑफ बॉल फ्रॉम ग्राउंड. वर्ड एकदम ध्यान देना. फ्रॉम ग्राउंड से बॉल की पोजीशन आया टी सेकेंड तो हम लोग एच डैश लेते हैं. मान लो कितना होगा हाफ जी टी बाई थ्री सेकेंड में टी बाई थ्री सेकेंड स्क्वायर एच डैश इज इक्वल टू हो गया हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन 9. हाफ जी टी स्क्वायर तो एच के इक्वल है तो एच डैश हो गया एच अपॉन 9. लेकिन अब यहाँ पे जल्दी साहब आंसर देखोगे एच बाई 9 क्लिक कर दोगे. लेकिन नहीं, ये तो ऊपर से एच बाई 9 है. हम लोग को ग्राउंड से देखना है. ग्राउंड से कितना होगा एच माइनस एच बाई 9 8 एच बाई 9. ठीक है, ये आंसर होगा. बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम, ये कर चुके हैं हम. A ball is projected with speed u. It crosses the height h. अब बॉल को हमने u स्पीड से प्रोजेक्ट किया. इट क्रॉसेज द हाइट h. एक पर्टिकुलर h हाइट है, वो क्रॉस कर रही है t1 सेकेंड में और फिर घूम के आ रही है और t2 सेकेंड में दोबारा क्रॉस कर रही है इसी हाइट को, पर्टिकुलर हाइट को. फाइंड द हाइट. तो ये वाले का हम डिराइव नहीं करेंगे. डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक बॉल को प्रोजेक्ट किया, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट में दो टाइम में आ रही है, जाते समय और आते समय, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट की हाइट होती है हाफ एच इज इक्वल टू हाफ जी टी वन इंटू टी टू. ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, हाफ जी टी वन बाई टी टू. ठीक है, ये फॉर्मूला अपन याद रखेंगे जब भी हम बॉल को प्रोजेक्ट करें और वो एक पर्टिकुलर पॉइंट में जो कि एच हाइट में होगा, उस पॉइंट में दो टाइम में गुजर रही है, एक बार जाते समय एक बार आते समय, तो उस पर्टिकुलर हाइट का हाइट होगी एच इज इक्वल टू हाफ जी टी वन इंटू टी टू. बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 125 मीटर. 125 मीटर से हमने बॉल गिराई. आफ्टर 3 सेकेंड इट इज स्टॉप्ड. 3 सेकेंड स्टॉप करी. 3 सेकेंड में कितना चलेगा 1:4:9 9:5 45 मीटर. 45 मीटर इसने चला, फिर हमने इसको रोक दिया एंड रिलीज अगेन. मतलब यहाँ पे अब इसने फिर से रिलीज़ किया, इसको रोक के फिर रिलीज़ किया. मतलब यू यहाँ पे फिर से ज़ीरो हो गया, समझ रहे हो. यहाँ पे यू ज़ीरो था, फिर 45 मीटर बाद हमने पकड़ लिया, फिर हमने वापस रिलीज़ किया. मतलब यू यहाँ पे फिर से ज़ीरो हो गया. रिलीज एट द सेम टाइम. देन इंस्टेंट फाइंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. अब बचा कितना 125 मीटर. 45 तो चल लिया था, 80 चला. 80 कितने में चलता है 1:4:9 16 इंटू 5 80. हाँ, मतलब 4 सेकेंड में. 4 सेकेंड में अभी नीचे आ जाएगा, राइट. 4 सेकेंड में 4 में 16 होता है ना. 4 इंटू 4 16 और एक सेकंड में 5 चलता है. फोर्थ इंटरवल 4 सेकंड में कितना चलता है 16 चलता है. और एक साइड में 5 मीटर तो 5 इंटू 5 80 मीटर. 80 मीटर चलेगा 4 सेकंड में. तो अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगा 3 सेकंड ऊपर चला 4 सेकंड नीचे. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लगा 7 सेकंड. ठीक है, ऐसे दिमाग लगा के हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है. मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, शायद आपको समझ में नहीं आया है. 125 अगर समझ में आएगा स्किप कर देना. 125 मीटर की हाइट में था, हमने इसको ड्रॉप किया, 3 सेकंड तक चला, फिर हमने इसको रोक दिया, स्टॉप किया, फिर से इसको ड्रॉप किया, मतलब फिर से इसकी यू ज़ीरो कर दी और फिर से इसको ड्रॉप किया. तो 3 सेकंड तक चला. 3 सेकंड में कितना चलता है ये 3 सेकंड में 1:4:9 9 इंटू 5 45 मीटर. और फिर हमने फिर से ड्रॉप किया, तो अभी ये कितना चला होगा 45 मीटर ऊपर चला. अभी ये 125 मीटर टोटल था, तो ये 80 मीटर. मतलब 80 मीटर ऐसे चला. 80 मीटर कितने सेकंड में चलता है ये 1 सेकंड में 5 मीटर चलता है. 2 सेकंड में 4 इंटू 5 20 मीटर. 3 सेकंड में 9 इंटू 5 45 मीटर. 4 सेकंड में 4 इंटू 16 इंटू 5 80 मीटर. मतलब 80 मीटर. 4 सेकंड में 80 मीटर चलता है. मतलब 4 सेकंड में भी ये नीचे गिर जाएगा. तो ऊपर के 3 सेकंड, नीचे के 4 सेकंड, टोटल टाइम फ्लाइट 7 सेकंड. ठीक है, अब हम लोग एक केस पढ़ें जिसमें हम लोग एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करें. अभी तक हम लोग जितने केस पढ़े उसमें हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे थे, मतलब हम लोग आइडल केस लेते थे टाइम. अब हम अगर एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर ना करें तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ऊपर जाने का और नीचे जाने का, अब ये अलग अलग हो जाएगा क्योंकि एयर रेजिस्टेंस आ गई है. तो अगर इसमें हम लोग को 2 केस याद रखने हैं. जब हम लोग ऊपर फेंकते हैं, थोड़ा सा खुद ही लॉजिक लगाएंगे. जब हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो हम लोग ज़ोर से फेंकते हैं, कुछ ज़ोर से फेंका तो जल्दी ऊपर पहुँच गया. अब यहाँ पे तो हमें इसको कुछ वेलोसिटी मिली नहीं, यहाँ पे तो यू ज़ीरो हो गया. अब अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो ये धीरे धीरे आएगा, ज़्यादा टाइम लेगा. तो टी जो अप होता है, टी का जो हमने ऊपर फेंकने का टाइम जो लिया, टाइम ऊपर जाने में कम लेता है और टाइम नीचे जाने से टाइम ऊपर जाने का कम है, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर जाने की जो हमने जिस वेलोसिटी से फेंका वो ज़्यादा है वेलोसिटी डाउन से. समझ रहे हो, वेलोसिटी ऊपर ज़्यादा होती है, टाइम कम लगता है इसलिए फेंकने में टाइम में, और नीचे से वेलोसिटी कम हो जाती है इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है. तो ये जब हम लोग एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं करते तो ये लॉजिक लगता है. पॉइस परस्पेक्टिव ये वाला खुद से करो आप.
ये भी हम लोगों ने जस्ट ऊपर किया होमवर्क आपका खुद से करो। मैं पढ़ रहा था इसलिए ये फालतू काम कर दिया। ये बन जाएगा आपसे होमवर्क। चलो स्टॉप स्पीड टाइम फालतू है, हटाओ। अब हम लोग चल गए थर्ड केस में। हम लोगों ने 2 केस पढ़ लिए, ठीक है। एक फ्री फॉल वाला, ड्रॉप करने वाला, फ्री फॉल वाला, और एक ग्राउंड टू ग्राउंड। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक पर्टिकुलर हाइट से इसको ऐसे ऊपर फेंक रहे हैं, फिर ये रुक रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है, समझा। हम लोग ये वाला केस पढ़ेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी फ्रॉम सम हाइट। इसमें भी अगर देखो तो हम लोग को बहुत सारे फार्मूलाज दिख रहे हैं, सर ने दिखाए हुए हैं। आई डोंट थिंक इनमें से किसी को भी आपको ज़रूरत है याद करने की। मैं आपको इसमें कोई भी फार्मूला नहीं रहा हूँ, जितने हमने पहले कंसेप्ट पढ़े हैं उसी कंसेप्ट को लगा के हम इनको सॉल्व करेंगे। कोई बात नहीं, हम लोग फार्मूलाज ले आएंगे, हम लोग दिमाग लगाएंगे। ओके चलो, आप समझ तो गए ना कि कैसे करना है। मतलब यहाँ से बॉल फेंका, यहाँ तक जाएगा, फिर नीचे हम अब इस तरह के क्वेश्चन से हम लोगों को वैल्यूज़ वगैरह निकालनी होगी। क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन करेंगे ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कुछ भी हम लोग को नया नहीं पढ़ना है, बस जितना पढ़ा है उसके सारे कॉन्सेप्ट मिल जोड़ के इसका आंसर आएगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, जल्दी जल्दी हम लोग सीख लेंगे, डोंट वरी। तो हम लोग लेते हैं क्वेश्चन। बॉल इज़ प्रोजेक्टेड विद स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ ब्रिज है। इससे बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट किया गया 4 मीटर पर सेकेंड से। द बॉल स्ट्राइक्स द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड। ऐसे गया, फिर ये वाटर सरफेस को स्ट्राइक किया। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 4 सेकेंड लगे इसको इस जर्नी कवर करने में। द हाइट ऑफ द ब्रिज अबव द वाटर, हाइट ऑफ द ब्रिज अबव द वाटर हमको देखना है, ये हाइट हमको निकालनी है। हाइट ऑफ द ब्रिज अबव द वाटर, हम लोग को यहाँ से ये एच ढूंढना है, और ये यू। अब यहाँ पे 2 डायरेक्शन हो गई। एक बार ये हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ये और जो जी लग रहा है अपना वो भी नीचे लग रहा है, और हाइट भी हम लोग को नीचे देखनी है। तो हम लोग ऊपर का पॉजिटिव ले सकते हैं, नीचे का नेगेटिव ले सकते हैं। ऊपर का नेगेटिव, नीचे का पॉजिटिव। लेकिन मैं ले रहा हूँ, मैं ऊपर का नेगेटिव ले रहा हूँ और अब नीचे का पॉजिटिव ले रहा हूँ, क्योंकि नीचे हम लोग का एच भी आ रहा है, जी भी आ रहा है। तो 2 पॉजिटिव हो जाएंगे, एक नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग नॉर्मल अपना एच निकालना है ना। ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट हम लोग के जो इक्वेशन ऑफ मोशन वाले फार्मूलाज है, इसमें डिस्प्लेसमेंट ही निकालना होता है। हम लोग को एच ही निकालना है, डिस्टेंस तो निकालना नहीं है। जो हाइट ऑफ द ब्रिज है, ये तो डिस्प्लेसमेंट ही हो गया ना बॉल का, राइट। तो हम लोग को एच ही, डायरेक्ट हम एच निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो एच और यू हम लोग का माइनस हो गया, ऊपर डायरेक्शन वाली माइनस है ना, ऊपर फेंका है। तो -4 इन टाइम ऑफ फ्लाइट 4 प्लस हाफ जी 10 और 4 का टाइम का स्क्वायर 60। तो -16 प्लस 5 इंटू 80, आंसर आएगा 64 मीटर। समझा? कुछ नया करना पड़ा नहीं, सेम ही कंसेप्ट है, सेम ही क्वेश्चन है, बस हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ये क्वेश्चन नहीं करना है, एम्स का है, आउट ऑफ सिलेबस तो आउट ऑफ नहीं है, लेकिन इररिलेवेंट है। अब बॉल इज़ प्रोजेक्टेड अप विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। मान लो यहाँ पे फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट, ये ग्राउंड है, इससे 25 मीटर ऊपर एक बिल्डिंग है। यहाँ से हमने बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट किया 20 मीटर पर सेकेंड से। देन फाइंड द टोटल टाइम टू रीच द बॉल ऑन ग्राउंड। तो ये ऐसे गया होगा, फिर ऐसे नीचे आया होगा, राइट। तो अगर हम यहाँ से इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, छोटू यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट किया, तो यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगता है, याद करो। ये तो अगर हम ग्राउंड टू ग्राउंड कंसिडर करें तो यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है, T=U/G, राइट। तो 20/G 2 सेकेंड, मतलब यहाँ तक जाने में इसको लगा 2 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ तक अगर 2 सेकेंड लग रहा है, और हम यहाँ तक की, अगर हम यहाँ सेम इस इसकी ये हाइट ढूंढ लेते हैं, मैक्सिमम हाइट कितना जा रहा है, ठीक है। अगर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एच मैक्स इक्वल टू U²/2G, अगेन ग्राउंड वाला का फॉर्मूला। U स्क्वायर कितनी है, 20 × 20 और 2 × 10, एक और 20 कट गया, 20 मीटर, मतलब ये 20 मीटर तक जा रहा है। तो नीचे से मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई इसकी बॉल की, यहाँ से देखो तो 20 मीटर, लेकिन ग्राउंड से देखें तो 45 मीटर। अब अगर हम यहाँ पे पहुँच गई है बॉल, ठीक है, तो यहाँ पे तो अब ये वापस फ्री फॉल वाले में आ गया, यहाँ तो रुक गया, मैक्सिमम स्पीड रुकेगा, तो U0 हो गया, अभी वापस फ्री फॉल हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो 2 = √2h/g अपने पास फॉर्मूला है। 2 इंटू हाइट टोटल यहाँ तक क्या कितनी हो गई, ये 20 मीटर गया, ये 25 मीटर ऑलरेडी थी, 45/10, राइट। ये 5 9 3 सेकेंड, यहाँ से यहाँ आने तक में 3 सेकेंड, और यहाँ तक जाने में 2 सेकेंड। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 5 सेकेंड। समझा? इजी, कुछ भी नया सीखना पड़ा हम लोग को। हम लोग को फॉर्मूला वगैरह याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना हम लोग को पता है कंसेप्ट सिर्फ उसको दिमाग में रखना है, और उसी को इधर उधर करके हम लोग को खेलना है। मैं एक बार और समझा देता हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। और फिर नीचे वाला, तो हाई टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ फ्लाइट होगा, वेलोसिटी एट ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम, चलो ये भी मैं कराऊंगा।
और कोलाइड विद 3 सारे कराने पड़ेंगे। चलो, अब बॉल इज़ प्रोजेक्टेड अप विद स्पीड। देखो यहाँ पे हम लोग का बॉल था, प्रोजेक्ट किया 20 मीटर पर सेकेंड से। कितनी हाइट पे है? 25 मीटर हाइट पे है। कहाँ से प्रोजेक्ट किया? ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया। देन टाइम, टोटल टाइम तो हम लोग रीच निकालना है, टोटल टाइम टू रीच द ग्राउंड। ये भी इस में नीचे आएगा तो हम लोग को टोटल टाइम निकालना है कितना टाइम लगा। अगर यहाँ से हम देखा तो यहाँ से हमने फेंका तो ये मैक्सिमम हाइट में कहाँ पे कब पहुँचेगा? तो अपना ग्राउंड टू ग्राउंड का अपना नॉर्मल फॉर्मूला है कि टी इज इक्वल टू यू अपॉन जी। 20 से फेंका था तो 20/10 2 सेकेंड, मतलब यहाँ तक पहुँचने में इसको 2 सेकेंड लगे। अभी कितनी हाइट तक गया है? यहाँ से फेंके मैक्सिमम हाइट कितनी गई है? एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 20 मीटर आया था, तो मैक्सिमम हाइट भी 20 मीटर गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अब पहुँच गया, यहाँ पे अगर पहुँच गया तो यहाँ पे तो ये यू इक्वल टू 0 क्या, तो ये फ्री फॉल होगा यहाँ से, राइट। तो यहाँ अगर यहाँ से यहाँ तक हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है तो यहाँ पे हम लोग का फ्री फॉल वाला फॉर्मूला 2h अपॉन जी √2h कितना हो गया? 25 मीटर। और यहाँ से ऊपर गया है 20, 25 45, 20 25 45, नीचे 10 5 9 √9 3 सेकेंड। यहाँ से यहाँ 3 सेकेंड, यहाँ से यहाँ 2 सेकेंड। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 5 सेकेंड। टू चलो, a ball is projected from height 75 meter in the upward direction with speed इतना। then find the ball is projected from height 75 meter in from height बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ये हाइट 75 मीटर से इसको प्रोजेक्ट किया गया ऊपर, ठीक है, विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? इसमें हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे u बाई जी। तो 1 सेकंड में ये टॉप में पहुंचेगा, u बाई जी लगा के 10 1 सेकंड लगा इसको यहाँ टॉप में पहुंचने में। यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा u, और यहाँ की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर। ये खुद से सॉल्व करो भी जल्दी जल्दी। यू स्क्वायर बाई 2g, यू कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 10 इंटू 100, 2 इंटू जी 10, टट 5 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ 5 मीटर गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग को यहाँ तक की फ्लाइट निकालनी है तो टी इज इक्वल टू √2h अपॉन जी। 2h कितना हो गया? 5, और ये 50 70 80 अपॉन 10 कट 16 4 सेकेंड। यहाँ से 4 सेकेंड, ये 4 सेकेंड लगा, और यहाँ से 1 सेकेंड लगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 5 सेकेंड, राइट। इजी, ऊपर वाला सेम टू सेम क्वेश्चन, राइट। टाइम ऑफ फ्लाइट है हमारा, टर्म ऑफ फ्लाइट 5 सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, वेलोसिटी एट द ग्राउंड कितना होगा? मान लो हमने यहाँ से बॉल को फेंका था 10 मीटर पर सेकेंड से, और 75 मीटर ऊपर था। हम लोग को डिस्प्लेसमेंट तो पता है, राइट। बिल्डिंग से हमने फेंका था ग्राउंड में, डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता है। हम लोग को वेलोसिटी एट द ग्राउंड निकालनी है। यहाँ पे जब जैसे ही गिरने वाला हो वहाँ की वेलोसिटी निकालनी है। तो हम लोग नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन वी इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2as डिस्टेंस। यहाँ एस तो डिस्प्लेसमेंट ही, और डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही है ना बॉल का, तो वी स्क्वायर माइनस 100। ओ देखो यहाँ पे गलती होने वाली थी। अब यहाँ पे हम लोग को अगेन डायरेक्शन कंसिडर करनी है, बस ये नहीं देख लेना। ऊपर हम फिर से नेगेटिव ले लेते हैं, नीचे हम फिर से पॉजिटिव ले लेते हैं। तो ऊपर हमने नेगेटिव लिया तो ये नेगेटिव, यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पे यू स्क्वायर है, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसे गलती नहीं करेंगे, ठीक है, कि डायरेक्शन का हमेशा ख्याल रखेंगे जब भी हम लोग 2 वे में कंसिडर करना है, ऊपर और नीचे दोनों। तो यहाँ पे तो -10 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे वो हो गया अपन का, यही 10 ही हो गया। और 2a और 2 इंटू 10, जैसे नीचे जी तो नीचे है वो पॉजिटिव है, और 75 भी नीचे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो 75 भी पॉजिटिव है। 75 वी स्क्वायर इज इक्वल टू 75 150 1500 प्लस 100 1600 अंडर रूट वी इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकेंड था। वेलोसिटी ग्राउंड कितना था? शेट 40, हाँ 40 मीटर पर सेकेंड, गुड। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था ना। 75 10 से फेंका था, और इधर मेरा 1 मीटर बस चला ना, ये 5 मीटर चल गया। यू स्क्वायर बाय 100 80 मीटर। खुद से कैलकुलेट करो, अभी ये मैंने तीनों का आंसर बता दिया, खुद से एक बार सॉल्व करो और खुद से कैलकुलेट करो, और ये आंसर्स आने चाहिए आपके भी, ठीक है। चलो, ये वाला क्वेश्चन। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अप विद स्पीड u फ्रॉम हाइट ऑफ टावर। बॉल इज प्रोजेक्टेड अप विद स्पीड u फ्रॉम हाइट ऑफ टावर h एंड कोलाइड विद, यहाँ u से फेंका था, फिर कोलाइड कर रही है फाइनल जो उसकी वेलोसिटी थी 3u से, एट द ग्राउंड। देन हाइट h एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आपसे हो जाना चाहिए खुद ही।
बस थर्ड इक्वेशन लगाना है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2a। यहाँ साइन का इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा। तो 9u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2 इंटू जी इंटू एच, तो आ गया 8u स्क्वायर अपॉन 2g। ये आ गई हाइट अपन की। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा पहले u बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट भी हम लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग किस फॉर्म से निकाल सकते हैं, नॉर्मल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, v इक्वल टू यू प्लस जी टी वाला फॉर्मूला। यहाँ पे ये v हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हम लोग नीचे वाला पॉजिटिव ले रहे हैं, यहाँ पे साइन का रोल आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, नीचे हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये 3u, और ऊपर नेगेटिव ले रहे हैं तो माइनस यू प्लस जी टी, इधर जाएगा 4u इक्वल टू जी टी। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा 4u अपॉन जी, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट इतनी आ गई, टाइम ऑफ फ्लाइट इतनी आ गई। सेम क्वेश्चन चल रहा है, देखा, सेम टॉपिक पे सेम मेथड पे 3-4 क्वेश्चन हम लोग के करने पड़े अच्छे। चलो ओके, अभी अच्छे क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा नहीं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये सेम स्पेस है, ये अच्छा खाली स्पेस है। मैं यहाँ पे आंसर बता देता हूँ आपको। टाइम ऑफ हाइट इतनी आई थी, टाइम आया था 4u अपॉन जी, राइट, यही आया था, प्रीटी श्योर। और ये दो आंसर है, खुद से सॉल्व भी करने के बाद, ठीक है। अब देखो, बलून स्टार्ट्स राइजिंग अप फ्रॉम ग्राउंड विथ इतना एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड कर रहा है, यूनिट पे भी ध्यान देना, ये एक्सेलरेशन दिया है, स्पीड नहीं दिया है। तो बलून ग्राउंड से राइज करना स्टार्ट किया विथ एक्सेलरेशन 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी ज़ीरो है, कुछ नहीं दिया तो वेलोसिटी ज़ीरो है ऑब्वियसली इनिशियल। आफ्टर 8 सेकेंड आफ्टर 8 सेकेंड, मान लो 8 सेकेंड तक ये ऊपर गया, 8 सेकेंड तक ये ऊपर गया। आफ्टर 8 सेकेंड अ स्मॉल पार्टिकल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम इट, इस स्मॉल पार्टिकल है इससे ड्रॉप किया गया। ये तो ऊपर जा रहा है, मान लो अगर कोई चीज़ ऊपर जा रही है, ठीक है, अगर हम इसको मान लो ये बलून ऐसे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे बीच रास्ते में हमने इससे एक पत्थर फेंक दिया, तो इसकी जो ये तो ऊपर जा रहा है तो इसका इनर्शिया, इसका मोमेंटम तो ऊपर ही है, तो स्टोन को भी थोड़ा सा तो ऊपर का मोमेंटम मिलेगा ही, तो बलून तो ऊपर निकल जाएगा और स्टोन भी ऐसे गिरेगा, है ना, ऐसे गिरेगा, तो उसमें भी इनर्शिया ऑफ मोशन, तो ये रुकेगा थोड़ी ना डायरेक्ट, तो ये भी ऐसे जाएगा। तो यहाँ से हमने ये बॉल मान लो ऊपर गई, बॉल ऊपर जा रही है, लेकिन जो पत्थर है वो ऐसे गिरेगा, राइट, है ना, पत्थर तो है ऐसे गिरेगा। हम देख लेते हैं कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है। 8 सेकंड बाद इस बलून की वेलोसिटी कितनी है, उतनी वेलोसिटी पत्थर की होगी, जितनी वेलोसिटी बलून की उस मोमेंट पे थे जब उसने छोड़ा है, उतनी वेलोसिटी पत्थर को भी मिली होगी। तो इसकी वेलोसिटी 8 सेकंड में कितनी थी, v इज इक्वल टू यू ज़ीरो है, और ए कितना है 1.25 टाइम 8, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, मतलब पत्थर की जो वेलोसिटी है इनिशियल वो है 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। हम देख लेते हैं कि कितनी हाइट में है, यहाँ पे कितनी हाइट में है। हाइट निकालने के लिए h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g, तो यू स्क्वायर से वाला 2g वाला तो फॉर्मूला लगेगा नहीं, सॉरी, तो हम लोग इसको सेकेंड ऑफ इक्वेशन से मंगाएंगे, हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल लेते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डिस्प्लेसमेंट, ये तो निकालना है, यू टी स्क्वायर, तो यू तो ज़ीरो है, s कितना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ 1.25 टी स्क्वायर, टाइम कितना लगा 64, ये 32 हो गया, और ये मल्टीप्लाई हो गया 40 मीटर, मतलब ये 40 मीटर ऊपर था जब इसने स्टोन को ड्रॉप किया, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हमने कैसे निकाला, ये स्पीड कैसे निकाली और टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला। अब जैसे हम लोग की स्पीड आ गई, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई और स्पीड आ गई, और अपन लोग के पास वो आ गया, डिस्टेंस आ गया कि कितना ऊपर से गिरा है, ये तो अपना नॉर्मल ये वाले क्वेश्चन बन गए, राइट। हम लोग को बस इतना तो फाइंड करना था। अब हम लोग को अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पाना है तो 10 मीटर पर सेकेंड से गया, तो ये 1 सेकेंड 10 टी इसको यू बाई जी यहाँ तक जाएगा, तो एक सेकेंड तक जाएगा ऊपर, फिर यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ की मैक्सिमम हाइट देख लो, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट एच मैक्स कितना होगा, यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर मतलब 100/20, 5 मीटर तक ऊपर गया है, मतलब मैक्सिमम हाइट 45 मीटर है, 45 मीटर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 45 मीटर कितना लगेगा, 2 इंटू 45/10, 90/10, कट 3 सेकेंड, ऊपर 3 सेकेंड जाने में, ऊपर 1 सेकेंड जाने में, नीचे आने में 3 सेकेंड, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 4 सेकेंड, ठीक है, समझ में आया। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मुझे पता है बहुत हौच पौच खिच पिच हो गया, तो मैं एक बार और सॉल्व कर देता हूँ, और
rocket starts its motion in upward direction with acceleration 10 meter per second upward. After 5 seconds, engine off. Then find maximum height from the ground. दोनों ही अच्छा है यार, नहीं कोई स्किप नहीं कर सकता, छोड़ एक बार सॉल्व करूँगा मैं ये वाला, ठीक है। चलो 1.25 मीटर पर सेकेंड 8 सेकेंड बाद ड्रॉप हो गया। मेरे को क्वेश्चन याद हो गया, हम लोग ऐसे करेंगे ना तो ज़्यादा स्पेस मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। चलो हम लोग की एक बॉल थी, ठीक है, बलून मतलब सॉरी एक बलून है, बलून इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं क्या? इसको 10 कर लेते हैं। एक बलून है, ठीक है, बलून ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी बलून है, यहाँ पे भी बलून है, यहाँ पे भी बलून है। अब जब यहाँ पे था बलून 8 सेकंड लगे इसको यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। 8 सेकंड बाद हमने इस बलून से एक पत्थर फेंक दिया, तो बलून तो ऊपर जा ही रहा था, इसको इनर्शिया ऑफ मोशन तो मिलेगा ही, तो पत्थर ऐसे गिरेगा, ठीक है, वापस ज़मीन पर पत्थर गिर गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं बलून की कितनी स्पीड थी, बलून की कितनी स्पीड थी इस इंस्टेंट में, उतनी स्पीड पत्थर को मिली होगी। तो बलून की स्पीड कितनी होगी, अगर हम लोग की बलून की स्पीड कैसे निकालेंगे हम लोग इस नॉर्मल फॉर्मूले से कि v इज इक्वल टू यू, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। यू तो ज़ीरो ही है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, हम लोग को क्वेश्चन पढ़ना था, आपको याद होगा 1.25 दिया था एक्सेलरेशन और टाइम फ्लाइट दिया 80, मतलब स्पीड आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। मतलब इस पत्थर की जो इनिशियल स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकंड। और कितनी हाइट पे है ये पत्थर, ये भी निकाल लेते हैं। एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर, सॉरी इस मेथड से थोड़ी निकालेंगे, इस मेथड से हम थोड़ी निकालेंगे क्योंकि हमारे पास u तो है ही नहीं, इसको हम लोग अपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो एस यू तो है ही नहीं, तो हाफ जी, जी कितना दिया 1.25 इंटू टी स्क्वायर 864 32 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 40 मीटर ऊपर था जब ये बलून पत्थर हमने फेंका है, और इसकी स्पीड जो मिली है इसको इतनी मिली है। तो अब यहाँ से तो ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। अब इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग ढूंढ लेते हैं कि यहाँ तक जाने में पहले कितना टाइम लगेगा। यहाँ तक जाने में इसका लगेगा टाइम टी इज इक्वल टू यू अपॉन जी, स्पीड कितनी है 10, 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड लगा यहाँ तक पहुँचने में। यहाँ तक पहुँचने ये हाइट कितनी है, एच कितनी हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन 2g, 100 अपॉन 20 कट कट 5 मीटर, और नीचे कितना था 40 मीटर, 45 मीटर टोटल हाइट हो गई, 45 मीटर टोटल हाइट हो गई। और टोटल हाइट से टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगेगा, √2h अपॉन जी, 2 इंटू 45 अपॉन 10 और 90 अपॉन 10 √9 इज इक्वल टू 3। टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल कितना हो जाएगा 1 + 3 इज इक्वल टू 4 सेकेंड। समझो छोटू, समझो। चलो एक बार आप खुद से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना समझ में आ जाएगा, मैंने समझाया तो है अच्छे से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसमें स्पेस भी है अपने पास। रॉकेट स्टार्ट्स एज मोशन, ठीक है, रॉकेट है एक रॉकेट है, ठीक है, एक रॉकेट है, स्टार्ट्स एज मोशन अपवर्ड विद एक्सेलरेशन 10 एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये मोशन, चश्मा लगा के देखना छोड़ो, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो इसका यू कितना होगा, ज़ीरो होगा, इसको यू दिया नहीं है तो मतलब यू ज़ीरो है। अपवर्ड आफ्टर 5 सेकेंड इंजन ऑफ, ये 5 सेकेंड तक ऊपर जाता है और यहाँ पे इसके इंजन को ऑफ कर दिया जाता है। 5 सेकेंड तक ऊपर गया, अब यहाँ पे इसका इंजन ऑफ हो जाएगा। तो अब क्या होगा, हम लोग को देखनी है मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा। तो 5 सेकंड तक अगर इंजन ऑफ करेगा एकदम से थोड़ी नहीं रुक जाएगा। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि जब हम रॉकेट का जब इंजन बंद हो जाता है तो वो एकदम से थोड़ी ना कि एकदम यहीं पे रॉक हो यहीं पे स्टॉप हो ऐसे गिर जाएगा, नहीं, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर धीरे 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 करके नीचे आ जाएगा, राइट। ऐसे ही इसका भी ऐसी मोशन होता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पे भी इसकी पहले हम लोग स्पीड ढूंढेंगे कितनी स्पीड में ये रुका हुआ है, ठीक है। यहाँ पे यू निकालते हैं, यू निकालेंगे तो v इज इक्वल टू यू तो दिया नहीं हुआ है, और टी टी जी टी 10 इंटू 100 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। जब इसकी 5 सेकेंड में इसका इंजन ऑफ हो, हाइट कितनी थी यू स्क्वायर अपॉन हाइट यू स्क्वायर अपॉन 2g से निकाल नहीं सकते, एस वाला निकालेंगे, एस वाला फॉर्मूला एच हाइट कितनी होगी यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू तो ज़ीरो है, हाफ जी 5 इंटू टी स्क्वायर कितना है, टाइम कितना दिया है 25 इक्वल टू 125 मीटर। 125 मीटर से ये 125 मीटर ऊपर था जब इसकी हम लोगों ने इंजन ऑफ कर दिया, ठीक है। 125 मीटर ऊपर था जब हमने इसका इंजन ऑफ कर दिया। और अब अगर हम देखेंगे यार मैंने
वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड कैसे आ गई है? वेलोसिटी तो 50 आएगी ना। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जी टी, मतलब यू दिया नहीं है, जी हमारे पास 10 है और टाइम तो 5 है, तो 10 इंटू 5 50 मीटर पर सेकेंड होगा। ये गलती आप मत करना जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी इतनी है। अब हम लोग को देखना है मैक्सिमम हाइट कितनी रीच किया, तो ये हम लोग के पास यहाँ की वेलोसिटी है, तो मैक्सिमम हाइट यहाँ से देख लेंगे। एच मैक्स कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन 2g, 50 अपॉन 2g 20, कट कट 25, इधर भी 125 मीटर, तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई 125 मीटर यहाँ, फिर 125 मीटर और ऊपर गया, फिर ये नीचे आने लग गया, तो 125 250 मीटर इसकी मैक्सिमम हाइट। चाहिए सॉरी, वो यहाँ पे डर गया भाई, ऑप्शन ही नहीं है। 125 250 मीटर्स की हाइट होगी मैक्सिमम हाइट, जो ये अटेन करेगा ग्राउंड से ऊपर, ठीक है। चल मैं छोटू अच्छे से देखना, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब 2020 का क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। टावर है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, हम लोगों ने वर्टिकली इस बार डाउनवर्ड थ्रो किया है, वेलोसिटी दी हुई है, यू कितनी दी हुई है हमने 20 मीटर पर सेकेंड। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी है ना, अब ये ग्राउंड में पहुंचा, हिट किया ग्राउंड में विद वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड, जो उसकी फाइनल वेलोसिटी से इससे इसने हिट किया। देन हाइट ऑफ द टावर इज, हाइट हमको निकालनी है तो नॉर्मल थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर पॉइंट 2gh। डायरेक्शन को भी मसला नहीं है, नीचे फेंका है, नीचे ही देखना भी है, नीचे ही एक्सेलरेशन भी है, नीचे एच भी है, डायरेक्शन कोई मसला ही नहीं है। तो 80 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू एच, आंसर। यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो आपकी, इसको 6400 स्क्वायर लिखो, या फिर अपन का नॉर्मल ये वाला फॉर्मूला भी पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ लगा तो ए प्लस बी पहले 100 हो जाएगा, ए माइनस बी 60 हो जाएगा, 2 इंटू 10 इंटू एच, कट कट 3, एच इज इक्वल टू 300, आंसर। समझा ये क्वेश्चन? चलो लास्ट क्वेश्चन, ये भी ये वाला फॉर्मूला एक और शॉर्टकट हमारे पास आ रहा है। एक शॉर्टकट हम लोगों ने देखा था ना कुछ देर पहले, जहाँ पे 2 पॉइंट से बॉल फेंकी थी, 2 पॉइंट से सेम का टाइम T1 टाइम में और T2 टाइम में निकल रहा था। ये मैं आपको बस रिवाइज़ करा रहा हूँ। तो यहाँ की ये हाइट, इस पॉइंट की हाइट कितनी होगी, इसकी पॉइंट की हाइट होती थी हाफ जी T1 T2। ये फॉर्मूला याद रखना, ये शॉर्टकट है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना। अब अगर हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि ये अब बॉल इज़ प्रोजेक्टेड अप विद स्पीड यू, ठीक है, बॉल को यू से प्रोजेक्ट किया फ्रॉम हाइट एच, इट टेक्स 9 सेकेंड टू रीच। ऊपर फेंका बॉल को स्पीड से एच हाइट से, तो 9 सेकेंड लगे इसको नीचे आने में। सेम बॉल को हम लोगों ने नीचे फेंका तो 4 सेकेंड लगे इसको ग्राउंड में रीच करने के लिए। अगर हम लोग सेम बॉल को ड्रॉप करेंगे, ठीक है, हवा में ऊपर फेंका बॉल को, तो ऊपर फेंका तो वो T1 टाइम कितना लगा इसको, ऊपर फेंका तो ऐसे पूरा आने में ग्राउंड में लगा टाइम 9 सेकेंड। नीचे फेंका तो डायरेक्ट ग्राउंड में आने में इसको टाइम लगा T2 लगा इसको 4 सेकेंड। अगर इस बॉल को हम लोग ड्रॉप करेंगे u इजकल टू 0 से, तो इसको कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है। तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, t इजकल टू जो ड्रॉप करने में जितना टाइम लगेगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट T1 इंटू T2, ऊपर फेंकने का टाइम इंटू नीचे फेंकने का टाइम, बस दिस इज़ द शॉर्टकट। इतना याद रखना है ना, जब ऐसा ये वाला क्वेश्चन है एग्जैक्ट कि T1 इंटू T2 करते हैं, आंसर आ जाएगा 9 इंटू 4 36, आंसर आ जाएगा 6 सेकेंड। समझ गया, ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट इज़ दिस जगुलर प्रॉब्लम। इसका क्वेश्चन आज तक नीट में आया नहीं है, कि सर ने भी एक ही समझाया और एक क्वेश्चन किया, प्लस ये मेरे से आता भी नहीं है। तो आप पहले यह चार्टर पूरा कर लेते हैं अपन लोग, फिर अगर मैं खुद भी इसको सीख के आपको सिखा दूंगा। हालांकि आज तक नीट में आया नहीं है तो ऐसा सच इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेंगे, जब एक पूरा लेक्चर हम इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं, फिर ये फालतू का पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अभी हम लोग इतना ये वाला पार्ट स्किप कर रहे हैं, जगुलर प्रॉब्लम वाला, वापस नीचे चलते हैं। अब हम लोग का एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है विच इज़ ग्राफ, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, इसके बाद ये चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्राफ हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ग्राफ में हम लोगों को सिर्फ ये पढ़ना है कि हम एक्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ को वेलोसिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को एक्सेलरेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यही सब हम लोगों को पढ़ना है। एक्स टी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन डी टी का एरिया क्या होता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या होता है, डिस्टेंस। तो बस यही हम लोग को पढ़ना है। मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, इजी सा फंडा, ठीक है। देखो
4 तरह के ग्राफ हम लोग को पढ़ने हैं, ठीक है। मतलब ग्राफ 4 तरह आपको मेन यूजुअली दिखेंगे। सबसे पहला ग्राफ ये होता है, ठीक है, पैराबोला। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है ये वाला ग्राफ। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है ये वाला ग्राफ। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है ये वाला ग्राफ, ये मतलब नीचे 0। तो अगर कोई दिया हुआ है कि मान लो XT ग्राफ दिया हुआ है, उसको बोला कि XT ग्राफ को YT में हमने कन्वर्ट करना है, तो YT में कन्वर्ट करना है, डिफरेंशिएट करेंगे तो अगर XT ऐसा दिया हुआ है तो YT ऐसा बनेगा, समझा। अगर दिया हुआ है कि जो वेलोसिटी है, क्वेश्चन में बोला हुआ है वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, बोला हुआ है वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब हम लोग को खुद ही से इंटरप्रेट करना है कि वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब ऐसा ग्राफ, वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट है, VT ग्राफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, राइट। तो आप बोल रहे हैं कि और ये ग्राफ नहीं दिया हुआ था हम लोग को, इतना बोला वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अब बताओ कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो हम लोग को पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी ग्राफ ऐसे बनेगा। और वेलोसिटी का टाइम अगर ऐसा बना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो हम लोग को एक्सेलरेशन के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसके बाद जो स्टेज आता है वो होता है ये, तो एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगा, समझा। तो ये समझ में आया, 4 स्टेजेस है कोई भी ग्राफ के। यहाँ पैराबोला से शुरू होगा, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग से जाएगा यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग से जाएगा कांस्टेंट से जाएगा 0 पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं थोड़ी बहुत। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ इज XT ग्राफ। देखो अगर ये XT ग्राफ है, ये ऐसा है, XT ग्राफ ही ऐसा दिया हुआ है, तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 0। तो अगर हम उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कितनी आएगी, 0। समझा, समझा। अब यहाँ पे चलते हैं, XT ग्राफ ये जा रहा है यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। इसके बाद कौन सा ग्राफ आता है, ये वाला, राइट। तो अगर हम इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो वेलोसिटी क्या आएगी, कांस्टेंट, कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन इसका आगे जाएंगे, इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, तो एक्सेलरेशन वाला ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा, एक्सेलरेशन 0। समझा, लॉजिक समझ रहा है छोटू। दिस इज़ नॉन यूनिफॉर्म, दिस इज़ यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, दिस इज़ कांस्टेंट, दिस इज़ 0। समझा, नॉन यूनिफॉर्म दिख रहा है ना, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, 0, ठीक है। अब एक और ग्राफ में आते हैं, अब ये वाला। अब देखो इसमें ना, इसमें जो वो है अपन का XT ग्राफ है वो नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रहा है। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में लेके जाएंगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। दिस इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, मतलब V इज़ इंक्रीजिंग पॉजिटिव प्लस। एंड अगर इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन कैसे जाएगा, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो A विच इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है या फिर 0 नहीं है, राइट। एक सेकंड रुकना। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी अगर हम देखें तो वो ऐसे जा रहा है, कांस्टेंट जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, मतलब इसमें भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव में है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव में है। अगर हम इसका ऑपोजिट देखें, जो ग्राफ ऐसा है वो वाले ग्राफ में क्या होगा, वेलोसिटी भी डिक्रीजिंग होगी, एक्सेलरेशन भी डिक्रीजिंग होगा। ये इस वाले का इंक्रीज़ हो रहा है दोनों, इसमें दोनों डिक्रीज़ होंगे, ऑपोजिट है। तो ऐसे हम लोग को कॉन्सेप्ट्स पकड़ने हैं, ओके। अपन को इतना पता है ना कि अगर एंगल एक्यूट बनता है 90 से कम, एक्यूट एंगल, तो वैल्यू पॉजिटिव होती है। और अगर एंगल ऑब्ट्यूस बनता है 90 से ज़्यादा तो वैल्यू नेगेटिव होती है। ये तो हम लोगों को पता है, राइट, बेसिक्स है। नहीं पता है तो अभी पता चल गया, कोई बात नहीं। चलो PYQ 2 मिनट मोड़ाओगे देखना आप। द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव। यहाँ देखेंगे एक्सेलरेशन इसका कैसा आएगा, ऑलरेडी ये है, ऑलरेडी ये है। इसका अगर हम XT ग्राफ बनाएंगे, इसका हम एंगल लेंगे, इसका एंगल लेंगे तो ऑब्ट्यूस आ रहा है, मतलब वेलोसिटी जो है नेगेटिव होगी, और इसका वेलोसिटी नेगेटिव, और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी है, तो एक्सेलरेशन ग्राफ इसका बनाएंगे तो 0 आ जाएगा, ख़त्म। नेक्स्ट वाले में चलते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन लेना है ना, इन्होंने 3rd क्यों मार्क किया हुआ है, यह लगता है इन्होंने गलती से गलत मार्क कर दिया है। इस वाले ग्राफ अभी हम लोगों ने ऊपर ही देखा है, इसमें वेलोसिटी भी नेगेटिव, मतलब डिक्रीज़ हो रही है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव आ रहा है। इस वाले ग्राफ का देखें तो ये ऐसा है, तो वेलोसिटी ग्राफ इसका ऐसा होगा, फिर एक्सेलरेशन ग्राफ इसका ऐसा हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। सिर्फ यही है जिसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी इंक्रीज़ हो रहा है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव में चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। मैंने गलती से मार्क कर दिया थी।
द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल्स मूविंग एट एन एंगल 30 डिग्री में एक चल रहा है, एक 45 डिग्री में चल रहा है. द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव वेलोसिटी. व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लोप इज tan थीटा, राइट. तो वेलोसिटी ऑफ ए इज tan थीटा ऑफ ए विच इज 30 डिग्री. 30 डिग्री ऑफ tan थीटा कितना होता है? 1/√3. आपको याद होना चाहिए. और वी बी वेलोसिटी ऑफ बी का tan थीटा कितना है? tan 45 डिग्री. tan 45 डिग्री कितना होता है? 1, विच इज़ 1/√3 रेशियो आ गया. ठीक है. एक और पी वाई व्यू आपने 4 दिया. इन विच ग्राफ एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो. नॉन जीरो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन सिर्फ एक ग्राफ में हो सकता है, इस ग्राफ में. जब एक्स टी ग्राफ ऐसा हो तभी सिर्फ एक्सेलरेशन नॉन जीरो कॉन्स्टेंट हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी इसमें फिर ऐसी बनेगी और फिर एक्सेलरेशन बनेगा ऐसा. अगर इसके अलावा कोई भी अगला स्टेज में ग्राफ हुआ तो एक्सेलरेशन जीरो आ जाएगा, राइट. तो हम लोग देखना है कौन सा ग्राफ ऐसा है. एक्स टी वाला, एक्स टी ग्राफ ये वाला ऐसा है. और इसमें ये याद है, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, वी प्रोपोर्शनल टू टी, वी प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स. ये सारी कंडीशंस थी एक्सेलरेशन के कांस्टेंट होने के, सारी कंडीशन थी एक्सेलरेशन के कांस्टेंट होने की, राइट. द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो. द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव. नेगेटिव कहाँ पे है? जहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा. ये वाला एंगल एक्यूट, ये ज़ीरो, ये ऑब्ट्यूज, ये एक्यूट, ये वाला एंगल मतलब ई पॉइंट पे. समझा? फिर जो द फॉलोइंग कट डज नॉट रिप्रेजेंट वन मोशन. ये हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है. देखो डायरेक्ट मैं इसमें आंसर बता देता हूँ कि ये वाला एंगल 1D डायमेंशन प्रेडिक्ट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें एक ही पॉइंट पे पार्टिकल दो जगह पे है और उसकी दो वेलोसिटीज़ हैं. दो जगह पे है, दो वेलोसिटीज़ है, कुछ भी बोल लो. इसमें वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, फिर डिक्रीज़ हो रही है, हो सकता है. इसमें वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही है, हो सकता है. इसमें वेलोसिटी कभी पॉजिटिव हो रही है, कभी जीरो हो रही है, कभी नेगेटिव हो रही है. पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है. एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी थोड़ी हो सकती है, तो ये गलत होगा, राइट. इफ़ द ग्राफ इज़ प्लॉटेड बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम देन इट इज़ ऑलवेज एन इंक्रीजिंग कर्व. डिस्टेंस और टाइम का अगर हम बनाएंगे तो इट इज़ ऑलवेज एन इंक्रीजिंग कर्व, राइट. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी डिक्रीज़ होता नहीं, कुछ भी बढ़ेगा. या तो वो रुक जाएगा या तो आगे बढ़ेगा, या तो रुक जाएगा या तो आगे बढ़ेगा. डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेज विद टाइम. बोथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, राइट. Figure shows the position of a particle moving on the axis as a function of time. Figure shows the position of a particle moving on the axis as a function of time. तो ये इस फिगर है, हम लोगों को एक्सेस है, एक्स बाई टी का ग्राफ दिया हुआ है. ये ग्राफ है ऐसे ऐसे ऐसे. हम लोगों को सारी कंडीशन देखनी है और बताना है कौन सा सही है, ठीक है. द पार्टिकल हैज़ कम टू रेस्ट 4 टाइम्स. देख लेते हैं. एक यहाँ पे रेस्ट आया है, एक यहाँ पे रेस्ट आया है, एक यहाँ पे रेस्ट आया, ज़ीरो आया, और एक यहाँ पे रेस्ट आया. पहला तो सही हो गया भाई साहब. द वेलोसिटी एट t इज़िकल टू 8 इज़ नेगेटिव. मतलब t8 में ऑब्ट्यूज एंगल बनना चाहिए. t इज़िकल टू 8 में ये तो एक्यूट एंगल बन रहा है, गलत. द वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव फॉर t2 सेकेंड टू t6 सेकेंड. 2 सेकेंड में तो पॉजिटिव है, ठीक है. और t6 सेकेंड में तो ज़ीरो हो गई. पॉजिटिव कहाँ रह गई? ज़ीरो. इंक्रीज़ कहाँ हो रही है? गलत. पॉजिटिव कहाँ मतलब बेसिकली द पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. पूरी तरीके से गलत. ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है. मतलब वेलोसिटी भी तो चेंज हो रही है, कभी ज़ीरो हो रही है, कभी पॉजिटिव हो रही है, कभी नेगेटिव हो रही है, राइट. तब से फर्स्ट वाला ही सही है. A particle shows distance time curve in the is given in the figure. The maximum instantaneous velocity कहाँ पे होगी? maximum velocity वहाँ पे होगी जहाँ पे एक्यूट एंगल सबसे बड़ा होगा. कैसे? वो पॉजिटिव एंगल होता है सबसे बड़ा एक्यूट एंगल. ए पॉइंट में इतना है, बी पॉइंट में इतना है, सी पॉइंट में इतना है, डी पॉइंट में इतना है. और सबसे बड़ा एक्यूट एंगल सी पॉइंट का है, ठीक है. एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन टोटल 8 सेकेंड. 8 एक्स टी ग्राफ दिया हुआ है. एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी निकालना है. तो सेम पॉइंट से शुरू हो रहा है, सेम पॉइंट में आ जा रहा है वापस. मतलब डिस्टेंस जीरो हो जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो. एवरेज स्पीड का देखिएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना चला इसने? पहले ये ऊपर गया और यहाँ तक गया. मतलब इसने ऊपर चल के 20 मीटर चला है, फिर 20 मीटर नीचे भी आया, तो टोटल डिस्टेंस 40 हो गया. और 8 मिनट में 8 बाय मतलब 5 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड. ये तो हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है. आगे the position of a particle moving along x-axis varies with time t as shown in the figure. The average acceleration of the particle in the time interval t0 से t8 तक. एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम. चेंज इन टाइम तो हमको पता है 0 से 8 मतलब नीचे 8 आएगा.
हम लोग को वी फाइनल और वी इनिशियल निकालिए। हम लोग के पास है एक्स टी ग्राफ, तो हम लोग एक्स टी ग्राफ से वी फाइनल वी इनिशियल कैसे निकाल सकते हैं? दोनों का स्लोप निकाल के। वेलोसिटी क्या होता है? एक्स टी ग्राफ का स्लोप होता है। तो हम यहाँ पे अगर ज़ीरो वाले में स्लोप निकाल दें, मैं इरेज कर देता हूँ, ज़ीरो वाले में अगर हम स्लोप निकाल लें और 8 वाले में अगर स्लोप निकाल लें तो हम लोग का फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी का आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर स्लोप निकालें तो कितना आएगा? tan थीटा यहाँ का 40 ऊपर और डिवाइड बाई 2 20 पॉजिटिव में 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी है -20। और यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। डिड यू सी? यू हैव टू रिकग्नाइज दिस कि ऑब्ट्यूस एंगल है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे अगर tan थीटा लेने की कोशिश करेंगे तो आएगा 40 6 - 8 - 6 2, इसका भी 20 आएगा लेकिन -20 आएगा। तो फाइनल वेलोसिटी इज़ -20 -20 अपॉन 8, एक्सेलरेशन आएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। ये सारे हम लोग को दिमाग चलाने हैं, बार बार प्रैक्टिस करने हैं, तब आएंगे हमसे, एक बार में नहीं आएगा, कोई बात नहीं। ठीक है। इन विच टाइम इंटरवल एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज़ पैरेलल? एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज़ पैरेलल। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर पैरेलल हैं, मतलब इन द सेम डायरेक्शन है, तो मतलब दोनों ही स्पीड इंक्रीज़ होगी बेसिकली। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है तो स्पीड इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो अगर इस ग्राफ में अगर स्पीड इंक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है। पहला ऑप्शन है T1 तो T2, T1 to T2, ये तो स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, देख रहे हो? ये तो नेगेटिव वाला ग्राफ है अपना, स्पीड डिक्रीज़ हो रही है। T1 to T3, T1 to T3 तो पूरा टोटली इंक्रीज़ हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। T2 to T3, T2 यहाँ पे ज़ीरो थी, यहाँ पे ज़ीरो हो गई। अब ज़ीरो से फिर वो चाहे वो नेगेटिव में ही चल रही है, लेकिन हम लोगों को निकालना क्या है? स्पीड। स्पीड से हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है कि स्पीड इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये डिक्रीज़ हो रहा है। क्या लिख रहा है बेटा? सॉरी, मम्मा आ गई थी। मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ थी, ठीक है, फिर ये कुछ जाते धीरे धीरे कम होते ये ज़ीरो तक गई, तो यहाँ पे तो स्पीड और वेलोसिटी डिक्रीज़ हुई है। फिर अब यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो से कुछ हो रही है, ठीक है, और अब यहाँ पे वेलोसिटी इसकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। तो T2 से T3 T2 से T3 इंटरवल में इसकी जो स्पीड और वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है, वो पैरेलल है क्योंकि स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। हम लोग का हो गया एक्स टी टाइम ग्राफ ख़त्म। अब हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ हमें सिर्फ डिफरेंशिएट नहीं करना है, हमें एरिया भी निकालनी है, इंटीग्रेट भी करना है, ताकि हम बैकवर्ड जा सकें डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के टाइम ग्राफ की ओर। ठीक है, तो ये जो ए वी, मान लो ये वी का ग्राफ है, ठीक है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसमें आपका ग्राफ ऐसे भी जाएगा क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। तो इस ग्राफ का जो एरिया है दैट इज़ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस भी हो सकता है। एंड इसका जो ये वाला एरिया है, ये A2, ये भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, और इसका जो स्लोप है वो है एक्सेलरेशन। तो अगर देखो यहाँ पे A1 है, ठीक है, A1 ये डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस के टर्म में लें कि A1 डिस्टेंस है और A2 डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? A1 + A2। अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लें तो A1 ऊपर वाला हो गया और A2 नेगेटिव में हो जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में हो सकती है, और यहाँ पे तो वेलोसिटी नेगेटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नेगेटिव में होगा, तो यहाँ की एरिया नेगेटिव होगी, तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा, डिस्टेंस ये होगा, डिस्प्लेसमेंट ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन मतलब इसमें भी सेम वही लॉजिक है, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ग्राफ्स के चेंज करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग आ जाएगा। ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इज मोशन फ्रॉम ओरिजिन, देन इट्स डिस्टेंस, देन इट्स पोजिशन डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम एट मैक्सिमम। अब देखो यहाँ पे ना दिमाग चलता है, ऐसा मेरा भी चलता है, मैं होता तो क्या करता, मैं यहाँ भी करता कि यार ये T1 में यहाँ पे है, T2 में यहाँ पे है, T3 में सबसे ऊँचा जा रहा है यहाँ पे, और T4 में ये भी, T3 में सबसे जा रहा है, T3 आंसर होगा। गलत, वेलोसिटी पूछा ही नहीं है, वेलोसिटी सबसे हाईएस्ट रही है ना T3 में। हमसे पूछा क्या है? डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, मतलब एरिया सबसे ज़्यादा कब थी? सबसे ज़्यादा एरिया यहाँ T2 तक इतना ऐड हुई, फिर T4 तक इतनी एरिया ऐड हुई, समझ रहे हो? फिर अब जो एरिया जो ऐड हुई है वो अब जो आगे बढ़ा है, इसकी एरिया ये नेगेटिव में है, तो अब एरिया जो डिस्प्लेसमेंट का एरिया लिया तो डिस्प्लेसमेंट आया, वो इससे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा ना।
यहाँ पे ऐड थोड़ी ना होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो यहाँ तक जो इसके एरिया है वो मैक्सिमम थी, मतलब T4 तक जो इसका डिस्प्लेसमेंट पोजीशन आया वो था मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पे दिमाग लगाना है, ये नया कॉन्सेप्ट आपने सीखा है। मैं गलत कर देता, आप गलत मत करना। इन विच केस एवरेज वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम, एवरेज वेलोसिटी इज़ टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मतलब यहाँ पे डिस्टेंस सबसे ज़्यादा, वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी सबसे ज़्यादा। डिस्टेंस कहाँ पे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा एरिया जहाँ पे होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो सबसे ज़्यादा जिसका एरिया होगा, सबसे ज़्यादा जिसका, ये तो मैं जो खा जाता हूँ ना शब्द आते, सबसे ज़्यादा जिसका एरिया होगा वो होगा सबसे ज़्यादा एवरेज वेलोसिटी वाला ग्राफ। तो इसका एरिया इतना, इसका एरिया इतना, इसका एरिया इतना, इसका एरिया इतना, देख के पता चल रहा है, देख के पता चल रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एरिया इसका, सबसे ज़्यादा एवरेज वेलोसिटी भी इसकी। द वेलोसिटी टाइम प्लॉट फॉर अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज एज शोन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, हम लोग को चीज़ देंगे, हम वो बताएंगे, मतलब क्वेश्चंस दिए होंगे वो हम बताएंगे कि वो सही है या गलत है। पहला स्टेटमेंट, द पार्टिकल हैज़ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। करेक्ट। क्यों करेक्ट? क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब अगर ऐसा होगा तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नेक्स्ट अगर डिफरेंशिएट करके बनाएंगे तो वो ऐसा बनेगा, दैट इज़ कांस्टेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, भले ही नेगेटिव में एक्सेलरेशन बना है लेकिन कांस्टेंट तो है ना। फिर ऐसा जा रहा है, फिर से नेगेटिव में बन रहा है लेकिन कांस्टेंट तो है ना। ऐसी चाहे नीचे लाइन बने लेकिन कांस्टेंट तो बनेगी। तो पार्टिकल हैज़ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। द पार्टिकल हैज़ नेवर टर्नड अराउंड। गलत, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव में है, फिर धीरे 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 पार्टिकल स्लो होता गया, क्योंकि एक्सेलरेशन भी नेगेटिव में आ रहा है ना, रिटार्डेशन हो रहा है। धीरे 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 पार्टिकल स्लो हो रहा है, फिर वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, अब ये नेगेटिव में चलने लग गया। मतलब ऐसे ऐसे जा रहा था, धीरे धीरे स्लो होके ज़ीरो में आया, अब ये उल्टा घूम के चलने लग गया। तो पार्टिकल हैज़ टर्न अराउंड। द पार्टिकल हैज़ ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। गलत, अगर ये दोनों एरिया इक्वल हो जाती तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता, बिकॉज ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते। लेकिन ये तो विजिबली दिख रहा है कितना ज़्यादा बड़ा है, राइट। और ये 10 में है और ये 10-30 का भी एरिया है, तो मतलब समझ लो ये विजिबली बड़ा दिख रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो तो नहीं है, नेगेटिव में आएगा लेकिन ज़ीरो नहीं है। गलत। एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 0 to 10 सेकेंड इज़ द सेम एज द एवरेज स्पीड। गलत। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस दोनों की बराबर ही है क्या? 0 से 10 और 10 से 30 डिस्टेंस दोनों की बराबर दिख रही है? नहीं दिख रही है, गलत। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नाइस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन नहीं, मतलब concept based question. The particle is moving in a straight line along x-axis. Its velocity time graph is given. Sketch the displacement time graph. अब हम लोग को इसका displacement time graph sketch करना है। ठीक है, हम बनाते हैं। सबसे पहले ये स्ट्रेट जा रही है, तो इसका अगर हम अब इस पर हम आगे नहीं जाएंगे डिफ्रेंशिएट करके, बैकवर्ड जाएंगे, तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैराबोला हुआ होगा तब जाके ऐसा बनेगा। फर्स्ट पैराबोला, ठीक है। फिर ये हो रहा है कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट हो रही है, स्ट्रेट लाइन हो रही है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा रहा होगा, यूनिफॉर्म मोशन, तब जाके ये ऐसा बना है, राइट। दूसरा स्ट्रेट। तीसरा डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो डिक्रीज़ भी हो रही है लेकिन यूनिफॉर्म भी है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ हो रही है, तो मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैराबोला रहा होगा लेकिन डिक्रीजिंग पैराबोला रहा होगा, डिक्रीजिंग पैराबोला। और फिर से डिक्रीज़ हो रही, डिक्रीज़ हो रही, डिक्रीज, बहुत देर तक डिक्रीज़ हुई, सारा डिक्रीज़ और डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग यहाँ तक गया होगा मान लो, और फिर अभी इंक्रीज़ हो रही है, और फिर से ये यूनिफॉर्म मोशन में इंक्रीज़ हो रही है, तो इसका भी पैराबोला रहा होगा लेकिन अब इंक्रीजिंग पैराबोला रहा होगा। समझा? 1 2 3 3 भी यहीं है, 4 भी यहीं है, 5। समझा? समझा छोटू? समझा समझा समझा? ये वाला कंसेप्ट याद है ना अपन को, इसको बहुत ख्याल से याद करके रखना। कहाँ गया ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन से जाता है यूनिफॉर्म मोशन में, ऐसा ग्राफ पैराबोला से, फिर एक और बार डिफरेंशिएट करता है तो कांस्टेंट हो जाता है, एक और बार डिफरेंशिएट करता है तो ज़ीरो हो जाता है। ओके, देखो सर ने भी ऐसा ही ग्राफ बनाया है, ऐसा स्ट्रेट, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। ठीक है, गुड। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट। ऐसी लाइन आएगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर पैराबोला है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीजिंग होगा, पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर पैराबोला तो है लेकिन डिक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन होगा लेकिन डिक्रीजिंग होगा, नेगेटिव होगा, राइट। चलो नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं, दैट इज़ वेलोसिटी टाइम। हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, अब बचा हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ।
एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का हम लोग कभी भी स्लोप नहीं निकालते। का स्लोप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल के हम कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे ना। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का हमारा एरिया ही निकलता है। और याद है ना बेबी, बहुत ही छोटी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज बोलो बोलो बोलो, चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। याद रखना बेबी, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन से सब कुछ समझ जाएंगे। आईआईटी जेई का सवाल है, हम लोग 2 मिनट में फोड़ेंगे, ठीक है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट यू इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है एज स्पीड, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी। मैक्सिमम स्पीड हमको निकालनी है। मैक्सिमम स्पीड मतलब फाइनल स्पीड, लास्ट में ऑब्वियसली मैक्सिमम होगी ना स्पीड। तो हम लोग अगर इसका एरिया निकाल लें, एरिया ऑफ एटी ग्राफ, एटी इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल विच इज़ 0। इसका एरिया कितना होगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है 11 इंटू हाइट कितनी है 10। वी फाइनल आ गई 555। वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी है? 55। देखा कितना ईजिली हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट अगेन यू 0 and moves in a straight line with the acceleration as shown below. The velocity of the particle at t is equal to 3 सेकेंड में। यहाँ से यहाँ तक कि हमको वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। स्टार्ट हो रहा है, इसका भी एरिया निकालेंगे और चेंज इन वेलोसिटी, एरिया निकालेंगे और चेंज इन वेलोसिटी से इक्वेट कर देंगे चेंज वेलोसिटी। तो u तो 0 है, तो v हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक का एरिया रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू बेस, लेंथ कितनी है 2 और ब्रेथ कितना है 3, 2 इंटू 3 6। ये नेगेटिव हो गया यहाँ पे, तो नेगेटिव लेंगे 2 3 2 3 1 1 बेस और लेंथ 3 -3 बेसिकली भाई। और ये हो गया -3, 1 इंटू 3 -3। वेलोसिटी आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। समझा। नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ। दिस इज नॉट फॉर नीट, सर ने भी बोल दिया है, लेकिन हम लोग एक क्वेश्चन बस कर लेते हैं। वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ हम लोग को रिलेशन पता है ना, ए इज इक्वल टू वी डी एक्स, राइट। ये रिलेशन हमें पता है ना, याद है। एक ग्राफ बस करेंगे इन विच ग्राफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्या होता है? कंडीशन याद करो, कंडीशन याद करो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है जब एक्स इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर और वेलोसिटी और एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है। वेलोसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू टी एंड वेलोसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एक्स। तो वेलोसिटी और एक्स का स्क्वायर हमको दिया हुआ है, तो हम लोग को ये कंडीशन देखनी है कि यही कंडीशन होगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है और इसमें ये है यार, यहाँ पे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है। देखो ना, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा। अगर यहाँ पे देखें एक्स की पावर, ये ग्राफ भी जानना चाहिए, एक्स की पावर टी की पावर 2 का ग्राफ है, पता है ना, ये पैराबोला पावर 2। अगर एक्स की पावर टी होती तो ये ग्राफ ऐसा होता, समझा। अगर ये ग्राफ ऐसा है तो वेलोसिटी ऐसा बनेगा, एक्सेलरेशन ऐसा बनेगा, इसमें भी कांस्टेंट है। ये वाला मत देखो, अगर 2 हो गया तो ठीक है, हम लोग को और ये हो गया ये वाला भी पैराबोला है लेकिन डिक्रीजिंग पैराबोला है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 1/2 नॉट 1, ठीक है, डिक्रीजिंग पैराबोला। तो ये कंडीशन आ गई ये वाली, तो ये भी आंसर है। तो ये 3 आंसर है, ये चाहता भी होगा मुझे नहीं पता, क्वेश्चन उतना रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन एंड पोजीशन, ये तो हो गया ना। अब हम लोग ऐसे देखेंगे क्वेश्चंस वाले ग्राफ कि हम लोगों ने बॉल को ऊपर फेंका तो ग्राफ कैसे बनेगा, उसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, हमने एक बॉल को ऊपर फेंका, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस वाले अच्छे अच्छे ग्राफ। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड देन ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन ए टी वी टी एंड एक्स टी। ठीक है, एक बॉल को हमने ऊपर प्रोजेक्ट किया है, अब इसका हमको ए टी वी टी ग्राफ बताना है। तो मान लो यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, अब ये धीरे 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 जाएगा, फिर धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, फिर यहाँ पे यू ज़ीरो हो जाएगा, फिर धीरे 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 यू इंक्रीज़ होगा, वी स्पीड से आएगा और मतलब और यहाँ पे बॉल ग्राउंड में टकरा के रुक जाएगा। इसमें अब हमको डायरेक्शन कंसिडर करनी है। मान लो हम ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, सर ने ऊपर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव ली है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि दोनों कुछ भी ले सकते हैं तो आंसर सही आएगा। और नीचे वाली डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो अगर हम इसका वी टी ग्राफ, पहले एक्स टी ग्राफ बनाते हैं सीक्वेंस वाइज। एक्स टी ग्राफ बनाए विच इज़ डिस्प्लेसमेंट ग्राफ,
डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अगर हम बनाएं तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से शुरू हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, फिर यहाँ पे मैक्स पहुँची, फिर डिक्रीज़ हो के वापस ज़ीरो हो जाएगी। मतलब बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, ज़ीरो पे पहुँची, फिर डिक्रीज़ होके वापस आ जाएगी। कॉमन सेंस, राइट। आप बोलोगे कि यार ऐसा होगा, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसे बढ़ रही है, फिर ज़ीरो होके डिक्रीज़ होके ऐसे आ जाए। यूनिफॉर्मली थोड़ी बढ़ रही है, यूनिफॉर्मली थोड़ी बढ़ रही है। यहाँ पे पता थोड़ी ना हर सेकंड में इक्वल थोड़ी ना चल रहा है। एक सेकंड में 2 मीटर चला, दूसरे सेकंड में 2 मीटर चला, हर पहले सेकंड में 3 मीटर चला होगा, दूसरे सेकंड में 2 मीटर चला होगा, फिर तीसरे सेकंड में 1 मीटर चला होगा। तो नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रही है ना, कोई यूनिफॉर्मली थोड़ी बढ़ रही है, तो ये वाला ग्राफ नहीं बनेगा। फिर अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो वेलोसिटी पहले इस डायरेक्शन में गई, पहले पॉजिटिव थी, पॉजिटिव से डिक्रीज़ हुई, फिर ज़ीरो में आई, फिर नेगेटिव में इंक्रीज़ हुई। पॉजिटिविटी थी, पॉजिटिव में थी, मैक्सिमम वेलोसिटीज़ हमने फेंका, डिक्रीज़ होती गई, डिक्रीज़ होती गई, डिक्रीज़ होती गई, ज़ीरो हुई, फिर नेगेटिव में आगे बढ़ने लगी। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, ठीक है। अगर हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाने की कोशिश करें, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो कांस्टेंट ही रहेगा। ऐसा नीचे नीचे वाला डायरेक्शन में नेगेटिव लिया, जी नीचे ही लग रहा है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कांस्टेंट ही रहेगी। जी तो पूरी रास्ते में कांस्टेंट ही है, और नेगेटिव में बनेगा कांस्टेंट माइनस जी। समझा, ऐसे ग्राफ्स बनाने हैं, समझा बीबी, ठीक है। एक और अभी एक वाला क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अपवर्ड फेंका है तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज से ज़ीरो होगी फिर डिक्रीज होगी, इंक्रीज से ज़ीरो हुई फिर इंक्रीज होने लगी, गलत। इंक्रीज से ज़ीरो हुई फिर पता नहीं क्या होने लगी, गलत। इंक्रीज, ये तो पता नहीं क्या है, इंक्रीज से ज़ीरो हुई फिर नेगेटिव में इंक्रीज होने लगी, करेक्ट। ग्राफ कन्वर्जन, ग्राफ कन्वर्जन हम वही पढ़ेंगे जो हम पहले मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया है। जैसे इन्होंने बनाया कि इन्होंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ऐसे बनाया है, तो इसके बाद का ग्राफ क्या होता है, ऐसा। तो इसने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर हम इसमें कन्वर्ट करना चाहेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो ऐसा बनेगा सिंपल। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हमने तो पहले सीख लिया है। अगर इसने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ऐसे दे दिया तो उसके बाद वाला ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। तो इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा। अगर इसने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ऐसा दे दिया है डिक्रीजिंग, मतलब डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी तो इसको हम लोग ये नेगेटिव में जा रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी बनेगी वो ऐसे बनेगी, लेकिन ऐसे की जगह ऐसे बनेगी क्योंकि नेगेटिव में ऐसे बनेगी, बस समझा। नॉर्मल बेसिक ये हम लोगों ने ऑलरेडी अभी कर लिया। ये वाला जगह अभी हमने पढ़ा ना, बॉल को ऊपर फेंका तो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे ही बना था ना। बॉल को जब हम लोगों ने ऊपर फेंका तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इसका ऐसे ही बना था कि डिस्प्लेसमेंट पहले गई इंक्रीज़ हुई फिर ज़ीरो हो गई फिर नीचे आ गई। इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर कन्वर्ट करना चाहिए तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका कैसा बना था, ऐसा। वेलोसिटी पहले मैक्सिमम से हमने फेंका, फिर धीरे धीरे डिक्रीज़ हुई फिर ज़ीरो में आई, फिर धीरे धीरे नेगेटिव में इंक्रीज़ होने लग गई। फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बना था, ऐसा कांस्टेंट लेकिन नेगेटिव में, माइनस जी कांस्टेंट। कन्वर्ट द वी टी ग्राफ इनटू एक्स टी ग्राफ, ये वी टी ग्राफ दिया हुआ है, इस वी टी ग्राफ को हमको एक्स टी ग्राफ में कन्वर्ट करना है। ये तो हम लोग का याद है, वही अपना बॉल को ऊपर फेंकने वाला क्वेश्चन। बॉल को ऊपर फेंका था तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे ही तो बना था कि हाई था, इंक्रीज़ था, फिर हाईएस्ट वेलोसिटी से फेंका, फिर धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज़ हुई, फिर ज़ीरो पे आई, फिर अब नेगेटिव में इंक्रीज़ होने लग जाएगी। तो इसका जो इतना वाला ग्राफ है हमको बस इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसका कैसा बना था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा बना था। तो इतना हम लोग को बस देखना है, इतना इतना किस में, ये वाला, समझा। द ग्राफ ऑफ द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज़ गिवन, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का ग्राफ ऐसा दिया हुआ है। ये तो हम लोग का बस वही बॉल को ऊपर फेंकने वाला क्वेश्चन। तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा। हाई से फेंका, जीरो, फिर नेगेटिव में इंक्रीज, आंसर, ठीक है। इररिलेवेंट आईटी का क्वेश्चन है और बहुत टफ भी है, इररिलेवेंट है। और ए एक्स वाला ग्राफ भी है, ये तो नीट के लिए था ही नहीं, हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंस वेलोसिटी, खुद से करो, ये ऊपर ही तो किया हमने, ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, होमवर्क एक बार देख लेना, सेम क्वेश्चन है बाद में। ये फिर आया, इफ़ u इज इक्वल टू ज़ीरो, ए एंड टी ग्राफ इज गिवन देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट। मान लो ये ए एंड टी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसका हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेते हैं, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया तो अपन का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसका हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, ऐसे हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, वी टी। पहले ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पॉजिटिव में, तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक कदम इससे पीछे कैसे बनता है, ऐसे, मतलब ऐसे बनेगा।
फिर जो है एक्सेलरेशन हो गया 0, तो इसका एकदम पीछे वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे। फिर ये हो गया नेगेटिव, नेगेटिव में हो गया ये कांस्टेंट, तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे। यूनिफॉर्म तो बनेगा लेकिन ऐसे, क्योंकि नेगेटिव में है तो नेगेटिव। बस वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन गया। ऐसे हम लोग को बनाना है। अब इसका एरिया अगर वैल्यूज़ दी होती तो इसका एरिया निकाल के हम लोग डिस्प्लेसमेंट पता कर लेते। ठीक है, नाउ द चैप्टर इज डन। ठीक है, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से, आई नो हालात बहुत मुश्किल हैं, वो कुछ भी सर्टेन नहीं है। कभी भी कोई हमको बुला लेता है, कोई हमको परेशान करता है, कोई हमको पढ़ने नहीं देता, कोई हमको पढ़ने नहीं देता। हम किसी को बता नहीं सकते कि हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, कोई हमारा साथ नहीं देता। हम सब समझ रहे हैं, ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने, लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, एक मोटिवेशन है, दैट इज़ फ्रीडम, एटलीस्ट फाइनेंशियल फ्रीडम, a better life, a secure life, right? And I think this motivation is enough for all of these reasons to conquer, to neglect all of these reasons and to bear all of these reasons. Okay, and if I can make this 3 to 4 hour lecture, जो कि आपको एडिटिंग के बाद 3 to 4 hour का दिख रहा है बाय द वे, तो if I am putting all of my efforts, then you should also force yourself to put all yours, because if I am with you, I don't think, मेरे हिसाब से नहीं कि कोई इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स हो सकती है। मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ मे बी, बट आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेल्प हो सकती है, आई थिंक। तो अगर आप मेरा यूज़ अच्छे से करो इंशाल्लाह, और थोड़ा सा ना बोलना शुरू करो, थोड़ा सा रूड होना शुरू करो। आई नो इट्स नॉट पॉसिबल, बट थोड़ा सा डेस्परेशन दिखाना शुरू करो कि यार मुझे पढ़ना है, मेरी पढ़ाई है, मुझे मत बुलाओ भी। थोड़ा सा मतलब ऑब्वियसली जो वो बोलेंगे वही करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा एटलीस्ट बोलना शुरू करो और मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई करो और बस पढ़ो भी। लेट्स डू दिस। आई नो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बट जस्ट लेट्स जस्ट डू दिस। ठीक है, बाय, टेक केयर।